कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप लोग? आवाज़ों से पता चल रहा होगा। आवाज से पता चल रहा है। सर्दी ज्यादा लग रही है क्या? नहीं सर, भी ज्यादा लग रही है। क्या हो गया? कहाँ से गर्मी? अभी तो मौसम ही बड़ा अजीब सा चल रहा है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि स्टूडेंट को अपने बारे में भी तो पता होना चाहिए, और एक इंसान अपने बारे में ज़्यादा बेहतर जानता है ना कि वो किसी एक दूसरे बंदे से पता करे। ऐसा ही है। अच्छा मुझे एक बात बताएं। अच्छा बातें बाद में करेगा आप लोग। और मुझे एक बात बताएं कि आप लोगों में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने हैकाथॉन को सबमिट कर दिया है? ऐसे तो रहता बहुत कुछ है। अगर मैं सही मायनों में रिएक्ट को या नेक्स्ट.जेएस को लेके चलूँ तो मेरे लिए 1 साल भी कम है पढ़ाने के लिए, और आपके लिए पढ़ने के लिए 1 साल या 3 साल भी कम है, क्योंकि हम डेवलपर हैं। नई नई चीज़ें आती रहती हैं, ऑनबोर्ड होती रहती हैं, हमें सीखना है। अब लेकिन हमने आपको नेक्स्ट.जेएस के ऊपर वो टॉपिक्स कवर अप कराएं जो आपके इंपॉर्टेंट थे। आप लोगों को ये बता दिया कि पेजेस किस तरीके से बनते हैं, आप लोगों को नेस्टेड राउटिंग बता दी, डायनेमिक राउटिंग बता दी है। इसके अंदर एक कैच ऑल राउट होता है, वो ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है, वो ज़्यादातर एरर हैंडलिंग्स के लिए यूज़ होता है। वो भी आपको हमने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था, पढ़ाया नहीं था, ठीक है। इसके अलावा एपीआई राउट में मुझे जहाँ तक याद है कि मैंने एपीआई राउट्स आपको कवर करा दिए थे, सही है। और उसके बाद सर फाद ने आपको सैनिटी की कुछ चीज़ें बता दी थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह टेलविंड को भी कवर अप कर लिया है। अब शेडसियन पे मुझे नहीं पता आप लोगों का हाथ साफ है या नहीं है, लेकिन शेडसियन मैंने कवर अप नहीं कराई थी, क्योंकि शेडसियन हमने बोला था आपको टेलविंड आ गई है तो शेडसियन खुद ही आ जाती है, क्योंकि मेरा भी सिनेरियो है। अब आपके पास जो है ना बैकएंड की तरफ हम मूव कर गए थे। बैकएंड पे सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो था आपका एपीआई हैंडलिंग, जो मैंने आपको बता दिया था ईजीएस्ट वे में बता दिया था ना। को इसमें मैंने डेटाबेस को इंटीग्रेट किया था कि एपीआईज किस तरीके से बनती हैं। 4 एपीआईज 5 एपीआईज का मैंने बता दिया था आपको, गेट, पोस्ट, पैच, पुश, पुट और डिलीट का, सही है। उसका यूजेज मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया था, सही है। अब उसके बाद आपका सैनिटी का, क्योंकि हैकाथॉन आ गया था तो अचानक से हमें चेंज करना पड़ा। अब हमारे पास एक मेन टॉपिक रहता है, वो है ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन का, सही है। इसमें मेरी कुछ डिस्कशन भी चल रही थी क्लास में कि हमें क्या चीज़ों को कवर अप करना है। अच्छा इसमें एक मसला ये है कि इसमें ना लाजमी डेटाबेस की इन्वॉल्वमेंट होती है, डेटाबेस लाजमी कराना है। लेकिन जब थोड़ा सा हमने इस चीज़ को वो देखा तो डेटाबेस को फ़िलहाल अभी हम लोगों ने ना अभी छोड़ दिया है। डेटाबेस के जगह पे हम लोगों ने इसका एक ऑल्टरनेट ऑप्शन निकाल लिया। सैनिटी यूज़ नहीं कर रहे हम फिलहाल, सैनिटी में हम स्टोर नहीं करा रहे। इसके लिए मैंने एक अलग से फाइल बना ली है, उसके अंदर हमारा तमाम डेटा जा रहा होगा। वो तमाम कोड ना मैं आपको ऐसी उठा के आपको दे दूंगा। आपको कोई कोड उसके ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना ये करने, ना ये यहाँ तक ये है कि उस कोड को ना पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। वो काम मैंने पहले से करके रख दिया। उसकी वजह ये थी क्योंकि मुझे पता है कि डेटाबेस के अंदर जो क्यूरीज चलती हैं या काम होता है ना, वो इससे लाख दर्जे आसान है। आपको सिर्फ एक फंक्शन लिखना है, डेटाबेस में डेटा प्लॉट हो जाएगा। आपको एक क्यूरी चलानी है, आपके पास डेटा आ जाएगा। तो वो मैंने खुद से लिख के कस्टम बना दिया था ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन के लिए, ताकि आप लोगों के लिए परेशानी ना हो इस चीज़ की। अब आहिस्ता आहिस्ता जब हम ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के टॉपिक को कवर अप करेंगे ना, तो कहाँ पे उस डेटाबेस की ज़रूरत पड़ेगी मैं वहाँ पे वो तमाम चीज़ें लाके दे दूंगा। और गिट की रैपो पे मेरी चीज़ वो ओपनली पड़ी हुई है, वो मैंने अभी नहीं लिखे थे, आज से 2 साल पहले लिखे थे फंक्शन, और वो अभी भी सही से काम कर रहे हैं। तो वो रैपो भी आपको मिल जाएगी, ईजिली आप उसको यूज़ करना। अब सबसे पहले जो है मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। आसान ज़बान में मैं आपसे एक सवाल पूछूं, ऑथराइजेशन या ऑथेंटिकेशन होती क्या है? आसान, बिल्कुल आसान ज़बान में। अभी हम प्रोग्रामिंग को हटा देते हैं। सिक्योरिटी और पड़ा हुआ है। सिक्योरिटी गार्ड क्या है? वो आपकी आइडेंटिटी चेक करता है। आपका आईडी कार्ड क्या है? एक आईडी है ना आपकी। अब जैसे हमजा अलवी है, हमजा अलवी एज अ टीचर है, तो टीचर का भी एक आईडी कार्ड होगा। अब ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन का कॉन्सेप्ट इस तरीके से निकला है कि इसकी एग्जांपल इस तरीके से ले, आप गवर्नर हाउस में एंटर ऐसे नहीं हो सकते, क्योंकि गवर्नर हाउस के अंदर एंटर होने के लिए आपके पास एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है। सिक्योरिटी गार्ड क्या करता है? जैसे ही आपको गवर्नर हाउस के अंदर आना होता है, क्या करता है? वो आपका आईडी कार्ड चेक करता है। आईडी कार्ड चेक करने के बाद वो आपको आने देता है, यानी उसको लगता है कि आप एक ऑथेंटिक पर्सन हैं, आप गवर्नर हाउस के उसमें जो कोर्स है उसके अंदर इनरोल हैं, तो वो आपको आने दे देता है। अगर आप इनरोल नहीं होते तो वो क्या करता है? आपको गेट पे ही रोक देता है और वो आपको बोलता है कि आप अपना प्रूफ दिखाओ। ऐसा ही है।
यही चीज़ के कॉन्सेप्ट को लेके आपका ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन करता है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। अभी फिलहाल प्रोग्रामिंग को छोड़ दो, प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ख़त्म कर दो। आपको गवर्नर हाउस के अंदर आना है, सही है, आप गवर्नर हाउस के अंदर आ रहे, तुम्हें यहीं पे रोक दिया गया है, तो ये सेम एग्जांपल आपके रियल वर्ल्ड में किससे कनेक्ट हो गई? सिक्योरिटी गार्ड से कनेक्ट हो गई। यहाँ तक थ्योरी समझ आ गई? यस सर। अब इसको थोड़ा सा आगे उस पर भी देखते हैं। एक ही चल रहा है मेरे पास जब से एक्सेल ड्रॉ, एक ही पे मैंने सारा काम किया हुआ अपना। अच्छा, मैं स्केच के थ्रू इस वजह से बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको 4 लाइब्रेरी से और इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, सही है। मैं भी आगे आपको उनके तमाम फीचर भी बता दूंगा। ये आपकी जॉड के बारे में किस किस को आइडिया है? ZOD एक को आइडिया है, बस 2। बिक्रिप्ट के बारे में किसको आइडिया है? 2 बंदे, 3 बिक्रिप्ट। तीसरा JWT या जेसन वेब टोकन के बारे में किसको आइडिया है? सही है, टेंशन नहीं लेना, सर ने इतने मुश्किल नाम बोल दिए, ये हैं क्या चीज़ें ये बता दूंगा मैं, घबराना नहीं। ये 3 जो है ना लाइब्रेरीज में आपको अभी इस क्लास में या हो सकता है नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको इंट्रोड्यूस करा दूँ कि क्या है ये 3 चीज़ों का क्या फ़र्क पड़ता है और हम क्यों यूज़ कर रहे हैं लाइब्रेरीज को। इसके साथ साथ ना एक लाइब्रेरी मैंने ऑप्शनल रखी हुई है, लेकिन मार्केट के कैप्चर के हिसाब से ना ये लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अगर अभी टर्मिनोलॉजी सीखनी है ना फ्रंट एंड पार्ट से, तो एक लाइब्रेरी है रिएक्ट हुक फॉर्म, सही है। कुछ नहीं, मैं कोशिश करूंगा अगर मेरे पास क्लास में टाइम बच जाएगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्योंकि हमारा ऑथराइजेशन का टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है, सही है। आज मैं कोशिश करूंगा इसकी बैकएंड की APIs कंप्लीट कर दूं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हो सकता है मैं इसका फ्रंट एंड पार्ट कवर कर दूं। फ्रंट एंड पार्ट इस तरीके से कवर हो कि आपके एप्लीकेशन के अंदर कोई भी यूज़र आ रहा है, अगर वो ऑथेंटिकेटेड है तो उसको हम किसी दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट कर देंगे, अगर वो ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो हम उसको साइन अप के पेज पे करेंगे। इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। तो 2 क्लास हैं, तो फर्स्ट हम कवर अप करेंगे इसका बैकएंड पार्ट जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड, क्योंकि हमारा ऑथेंटिकेशन का वो है फ्रंट एंड का पार्ट है, उसमें मैं कोशिश करूँगा UI बना के लेकर आ जाऊँ साइन अप पेज की, बाकी सारों की, ताकि आपको उसे फंक्शनैलिटी बता सकूँ, UI पे टाइम ज़ाया नहीं करें। तो ये 2 चीज़ें हैं, तो कोशिश करते हैं आज हम फ्रंट एंड पार्ट कवर करते हैं, अगर कुछ बैक एंड पार्ट कवर करते हैं, बैक एंड में कुछ चीज़ें हमारी रह जाती हैं तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में कवर अप कर लेंगे फ्रंट एंड के साथ। उसके बाद हमारे पास सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक रह जाएगा स्ट्राइप का, कि आप पेमेंट गेटवेज को किस तरीके से कनेक्ट करें, तो उसमें ज़्यादा मैक्सिमम आधा या पौन घंटा लगेगा, वो कवर अप हो जाएगा। चलें दोबारा से इस पे आते हैं हमारे एक्सेल ड्रॉ पे। वही पुरानी एग्जाम्पल लेके चलूँगा, कोई नई एग्जाम्पल नहीं है। यूजर पहली दफा आपकी एप्लीकेशन पे आ रहा है या वो पहले ही आपकी एप्लीकेशन पे लॉगिन कर चुका है, सही है। अभी हम एक सिनेरियो को लेकर चलते हैं कि हमारे पास जो है यूजर पहली दफा आ रहा है, अभी लॉगिन करने की पार्ट को बाद में आते हैं, सही है। पहली दफा यूजर आ रहा है, अब वो पहली दफा आपकी एप्लीकेशन के ऊपर आ रहा है, तो आपका काम क्या बनता है? उसको डायरेक्ट मेन एप्लीकेशन पे मूव कराना है या साइन अप या लॉगिन के पेज पे लेके जाना? ऑफिशियली या एक रियल वर्ल्ड में तो आपका काम ये होता है कि आप उसको लॉगिन के, आपको नजर आ रहा है सबको? एक घूम करो, जी सर। 1 मिनट में, पीछे वालों को नहीं आ रहा। पीछे वालों को नजर नहीं आ रहा होगा, सही है। सही है, सही है। आपका जब भी एक अच्छी एग्जाम्पल ही होती है कि अगर आपकी कोई भी एप्लीकेशन है तो यूजर को लाजमी साइन अप पेज पे मूव नहीं करते, या अच्छा साइन अप को दूसरे फॉर्म में रजिस्टर भी कहते हैं, सही है। आप उसको लॉगिन के पेज के ऊपर मूव करते हो कि भाई तुम मेरे पास लॉगिन पे आए हो, सही है। अगर यूजर रजिस्टर नहीं होता है, यानी यूजर ने आपके पास पहली दफा पहले कभी रजिस्टर नहीं करा होता, यानी पहले लॉगिन नहीं करा होता और ना उसका अकाउंट होता है, तो आप उसको कहाँ पे मूव कर देते हो? डायरेक्टली साइन अप या मैं रजिस्टर्ड लिख रहा हूँ, सही है, साइन अप समझ लेना, सही है। अब आपके पास, और मैं ये प्रॉपर ना इसको फ्रंट एंड पे इम्प्लीमेंट भी करूँगा, आपके पास एक फॉर्म होता है फ्रंट एंड ऐप के ऊपर। अब जैसे ही आप उसको रजिस्टर पार्ट के ऊपर मूव करते हो तो आप उससे कुछ डेटा गैदर करते हो, सही है। डेटा गैदर करने के लिए 1 मिनट, पहली दफा आ रहा है
अब आप उससे कुछ चीज़ें पूछते हो, पहले आप उससे क्या चीज़ पूछते हो, आप उसको ये बोलते हो यार तुम्हारा नाम क्या है, तो आप मुझे क्या दे दो, अपना यूज़र नेम दे दो, सही है। दूसरे उसमें वो आपसे ये पूछता है कि तुम्हारा ईमेल एड्रेस क्या है। अब इसमें ईमेल एड्रेस कोई भी हो सकता है, अभी मैं ये नहीं बोल रहा कि आप जीमेल का एड्रेस दो, गिटहब का एड्रेस दो, कोई भी दे दो, मैंने यहाँ पे एक जनरल टर्म रख दी, आप कोई अपना ईमेल एड्रेस प्रोवाइड कर सको ताकि मैं आपको यहाँ पे उसके भी आप पे रजिस्टर कर सकूँ। हम कभी भी यूज़र को यूज़र के ईमेल नेम से एड्रेस कभी भी ऐड नहीं करते, ये चीज़ को भी माइंड में रख लेना। हम कभी भी यूज़र को यूज़र के नाम से ऐड नहीं करते, हम कभी भी यूज़र को यूज़र के नाम से ऐड नहीं करते। हो सकता है हमजा नाम के यहाँ पे लाखों बंदे हो, सर हमजा भी हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम भी हमजा हो, तो एप्लीकेशन कंफ्यूज हो जाएगी कौन से हमजा को लॉगिन करना है। तो मेरे पास एक यूनिकली आइडेंटिफायर क्या आ गया, ईमेल एड्रेस, क्योंकि मुझे पता है हमजा अलवी की ईमेल एड्रेस यूनिक होगी, वो एक ही होगी, आगे वाले जो स्टूडेंट होगा उसकी ईमेल एड्रेस यूनिक होगी। तो हमारे पास एक यूनिक आइडेंटिफायर क्या आ गया, हमारे पास ईमेल एड्रेस। तीसरी चीज हमारे पास क्या होती है, अपना पासवर्ड बताओ ताकि मैं इसको मैच कर सकूं। ये तीन चीजें आपके बेसिक रजिस्टर फ्लो के अंदर लाजमी होती हैं, ठीक है। एक आपका यूजर नेम, कि तुम्हारा यूजर नेम क्या है, ताकि मैं उसको शो करा सकूं। यूजर नेम हम इस वजह से यूज करते हैं ताकि हम यूजर को डिस्प्ले करा सकें उसका नाम, इसका पर्पस सिर्फ यही होता है। ईमेल एड्रेस आपका यूनिक होता है हमेशा, क्योंकि मुझे पता है मेरा ईमेल एड्रेस अगर कहीं जीमेल पे भी बना है वो यूनिक होगा, वो किसी दूसरे के पास नहीं होगा, यानी वो मेरी एक जीमेल पे यूनिक आइडेंटिटी है और उसी को यूज करके मैं आगे बाकी जगहों पे रजिस्टर कर सकता हूँ। इसी तरीके से हमारे पास एक रिक्वायरमेंट होती है पासवर्ड की भी, सही है। अभी मैं पासवर्ड लेस पे नहीं जा रहा कि पासवर्ड लेस क्या होता है, सिर्फ अभी मैं पासवर्ड की बात कर रहा हूँ। आप कोई भी एप्लीकेशन बनाते हो उसमें ये तीन चीजें आपसे लाजमी पूछी जाती हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? एक यूजर मेरे पास से डेटा इसने तीनों चीजों को फिल कर दिया, सही है। अब मैं ये तीनों चीजों को लेके जा रहा है, अब मुझे फ्रंट एंड से बैक एंड के ऊपर डेटा भेजना है, तो उसके लिए मेरे पास क्या चीज यूज होती है, API। फ्रंट एंड से बैक एंड पे मुझे डेटा भेजने क्या चीज यूज हो रही है, API। अभी तक हम API के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं, सही है। कौन सी API मेरा ये डेटा लेके जा रही है, मैं फ्रंट एंड से डेटा बैक एंड पे भेज रहा हूँ, कौन सी API यूज करता हूँ, पोस्ट API यूज करता हूँ, जबरदस्त, सही है। यहां से मेरा डेटा बैक एंड पे चला गया। अब मेरे पास अभी सिर्फ मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, इस चीज से घबराना मत, सही है। बैक एंड पे मेरे पास ये डेटा आ गया, सही है। हो सकता है हम कौन सा मेथड के थ्रू डेटा भेज रहे होते हैं, JSON फॉर्मेट। जेसन फॉर्मेट के, सॉरी कौन सा फॉर्मेट यूज करते हैं, जेसन। यहाँ पे जेसन फॉर्मेट में यूजर नेम हमजा, पंखे चल रहे हैं ना, ईमेल एड्रेस, ईमेल लिख देते हैं अभी फिलहाल, सही है, hamza@h.com, और पासवर्ड आ गया मेरे पास, सही है, 1 2 3 समथिंग आ गया, सही है। ये मेरे पास API के थ्रू एक जेसन फॉर्मेट में डेटा चला गया, सही है। ये अभी मेरे पास जो डेटा गया है, सबसे पहले हम जब भी बैकएंड के ऊपर फ्रंट एंड से कोई भी डेटा लेते हैं उसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसको वैलिडेट करते हैं। वैलिडेशन का मतलब है हम इसको चेक करते हैं कि जो मेरे पास डेटा आया है क्या ये डेटा सही है या गलत है। हो सकता है ये हो जाए, यूजर नेम मैंने उससे मांगा हो स्ट्रिंग फॉर्मेट में, यूजर कुछ अपनी होशियारी करे और वो मुझे नंबर भेजे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या ये 1 2 3 4 5 6 7 8 यूजर नेम सही है या गलत है, गलत है। तो जब भी इसी तरीके से मैंने एक चीज सेट करी है कि भाई मेरे पास जो है फ्रंट एंड से बैक एंड के ऊपर डेटा आ रहा है, तो कम से कम पासवर्ड जो है मिनिमम कैरेक्टर्स होने चाहिए 8 डिजिट का पासवर्ड होने चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। और हो सकता है यूजर ने 4 कैरेक्टर का पासवर्ड भेज दिया, तो ये चीज़ तो गलत हो गई, यानी पासवर्ड वीक हो गया, कोई भी हैक कर सकता है। तो क्या करते हैं, जैसे ही हमारे पास फ्रंट एंड से बैक एंड के ऊपर डेटा आता है तो हम सबसे पहले उस डेटा को वैलिडेट कराते हैं।
वैलिडेट को चेक कराते हैं कि क्या ये मेरे जो डेटा आ रहा है इसने वो तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया है, यानी वो तमाम रिक्वायरमेंट को पूरा करता हुआ आ रहा है। उसने यूज़र नेम की जगह पे कोई स्ट्रिंग नंबर तो नहीं भेज दिया, नंबर फॉर्मेट में डेटा तो नहीं भेज दिया, या एम्प्टी यूज़र नेम तो नहीं भेज दिया। ईमेल एड्रेस जो उसने भेजी है, ईमेल एड्रेस में उसने @ यूज़ करा हुआ है या नहीं करा हुआ, या उसने हमजा.com लिख के भेज दिया, @ का कैरेक्टर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये तमाम चीज़ें जो हम वैलिडेट करते हैं उसके लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी पॉपुलर है, उसका नाम क्या है? जॉड। जॉड को मैं आपको इसकी वो भी दिखा देता हूँ। अच्छा, जॉड जो है ना हमारे पास सुपरमैन के अंदर पे वो है कैरेक्टर जॉड्स। जब मैंने पढ़ा था ना तो मैं उसको वहाँ पर ले गया था जॉड पे। अब आप लोगों का मुझे पता नहीं है, आप लोग देखते हैं या उसके मार्वल्स के या उसके फैन है डीसी के, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उसको वहीं पे लेके चला गया था। तो बेसिकली आपकी जॉड जो है ना आप लोगों की, ये एक स्कीमा वैलिडेशन लाइब्रेरी है। इसको क्या कहते हैं स्कीमा वैलिडेशन का? क्योंकि आप जब फ्रंट एंड से बैक एंड पे एक डेटा भेज रहे हो तो वो एक स्कीमा के फॉर्मेट में भेज रहे हो, यानी मैं एक स्कीमा बन गया, यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड लाजमी जा रहा है मेरे पास। उस स्कीमा को वैलिडेट करने के लिए मेरे पास कौन सी लाइब्रेरी यूज हो रही है? जॉड लाइब्रेरी यूज हो रही है। अच्छा, जॉड का फायदा क्या है? ये आपका फ्रंट एंड पे भी वैलिडेशन के लिए यूज हो सकती है और ये बैक एंड के ऊपर भी यूज हो सकती है। इसके अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी है, सही है। और इसमें लिखा हुआ भी है कि आपका टाइपस्क्रिप्ट फर्स्ट स्कीमा वैलिडेशन लाइब्रेरी है, यानी आप अगर कोई स्कीमा बनाते हो, अभी हम इसमें स्कीमा बनाना सीखेंगे किस तरीके से स्कीमा बनता है वैलिडेशन के लिए, उसी स्कीमा को आप क्या कर सकते हो, टाइपस्क्रिप्ट के टाइप में कन्वर्ट कर देते हो। तो ये इसका एक बेनिफिट है जो इसी, और ये मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रही है। तो मैंने आपको पहली लाइब्रेरी का पर्पस बता दिया, वो कौन सी है? जॉड लाइब्रेरी है, सही है। इसके अलावा मेरे पास ऑल्टरनेट के अंदर एक लाइब्रेरी आती है, क्या बोलते हैं इसको? नाम याद नहीं आ रहा मुझे। यप। यप, इसका नाम है यप। अब ये सारी लाइब्रेरी का नाम ऐसी है, सही है, यप। हमारे पास जब जॉड नहीं थी ना तो एक्सटेंसिवली यूज होने वाली लाइब्रेरी थी यप, क्योंकि ये बैकएंड के स्कीमा को भी वैलिडेट करती थी, फ्रंट एंड के स्कीमा को भी यूज करती थी। और हमारे फ्रंट एंड डेवलपर हैविली जब फ्रंट एंड पे वैलिडेशंस करते थे ना तो यप को यूज करते थे, सही है। तो हमारे पास दूसरा ऑल्टरनेट क्या आ गया? यप। इसके अलावा एक और लाइब्रेरी बता देता हूँ, मैंने इसको यूज़ नहीं करा लेकिन अभी मैं इसकी थोड़ी सी वो चेक कर रहा था कि इसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है। वैलीबॉट, सही है। इसका काम क्या है? ये भी आपकी तमाम जो फ्रंट एंड से बैक एंड या बैक एंड से फ्रंट एंड के ऊपर डेटा जा रहा होता है उसको वैलिडेट करने के लिए यूज़ होता है। अच्छा, मैंने इसको यूज़ नहीं करा है, ये 2021 या 2022 के अंदर रिलीज़ हुआ है, लेकिन इसकी फ़ायदा ये है, सबसे पहले तो इसका पैकेज साइज़, यानी एक साइज़ होता है आपके हर पैकेज का MBs या KBs के अंदर, वो कम है। दूसरा ये है कि ये ईजी टू यूज़ है। तो फिलहाल मैं अभी जॉड इस वजह से सिखा रहा हूँ क्योंकि अगर आप जॉड को सीख लोगे आपको यप भी आ जाएगी, फॉर्मेट सेम है, और वैलीबॉट भी आ जाएगी। और यप मैंने इस वजह से नहीं सिखाई क्योंकि यप जो है वैलीबॉट से मैच नहीं कर रही थी। इस जॉड ऐसी है जो आपकी यप से भी मैच कर जाएगी, वैलीबॉट से भी मैच कर जाएगी, सही है। तो मैंने आपको ये 3 लाइब्रेरीज आपको मैंने बता दी हैं, सही है। यहाँ तक सबको क्लियर है? अच्छा, मैं बार बार क्वेश्चन इस वजह से कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर किसी चीज़ में किसी को इशू है हैंड रेज करके पूछ लेना, क्योंकि ये रियल वर्ल्ड में हर जगह पे यूज़ हो रही है। ये मैं कोई नई चीज़ नहीं बता रहा, ये वन टाइम के लिए। कहीं पे भी सॉफ्टवेयर हाउस में जाओगे, फ्रीलांसिंग करोगे, ऐप बनाओगे, उसमें ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन का पार्ट लाजमी आएगा। तो इसको आंखें खोल के, दिमाग खोल के, कान खोल के, सब चीज़ें खोल के ना सुन लेना, सही है। हाँ, सही मायनों में हमें टीचर ने इसी तरीके से बोला था, ये पढ़ लेना इसको। आपके पास लेट्स सी, अगर यूजर, अब दोबारा मैं अपने टॉपिक पे वापसी आता हूँ, आपका जॉड क्या करता है, ये आपके जो भी डेटा है ना इसको वैलिडेट करेगा। अगर वैलिडेशन मेरी फेल हो गई तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बैकएंड से मुझे दोबारा वो रिस्पॉन्स भेजना पड़ेगा, भाई तुमने कोई होशियारी करी है, सही है, मैं रिस्पॉन्स वापसी उसको रिटर्न कर दूंगा एरर के फॉर्म में। अभी हम देखेंगे एरर किस तरीके से भेजा जाएगा API के अंदर। अगर मेरा जो डेटा आया है, डेटा इज इनवैलिड है, सही है। मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ। अगर मेरा डेटा इनवैलिड है
तो मैं एपीआई के अंदर एक एरर थ्रो करूंगा कि डेटा इज इनवैलिड। सही है। अब मेरे पास थोड़ी सी जगह की किल्लत हो गई है, बैकएंड दूर कर दें। उसके बाद मैं आगे अपने फर्दर प्रोसेस करता हूँ। फ्रंट एंड से मैंने बैक एंड पे डेटा भेज दिया ऑथेंटिकेशन के लिए। अब उसके बाद तमाम काम मेरे बैक एंड का है। मेरा डेटा इनवैलिड था, मैंने उसको एरर थ्रो कर दिया कि भाई तुमने डेटा सही नहीं भेजा, मुझे डेटा सही भेजो। ये वाला मसला मेरा हल हो गया। उसके बाद अच्छा, उसके बाद मेरे पास जैसे डेटा वैलिडेट हो जाता है, सबसे पहले मैं ये चेक कराता हूँ कि क्या ये जो ईमेल एड्रेस, मैंने अभी आपको यूनिक आइडेंटिफायर कौन सा बताया है? ईमेल एड्रेस बताया। क्या ये ईमेल एड्रेस मेरे पास पहले से कोई रजिस्टर है या नहीं है? इस बंदे ने पहले, हो सकता है आके अभी मेरा दूसरा केस खुल रहा है, अभी दूसरा केस आ रहा है, दूसरे केस में वो मुझसे आके ये पूछ रहा है क्या अब बैकएंड मेरा काम करेगा, और मैं ये चेक करूंगा कि यार यूजर ने इस ईमेल से पहले ऑलरेडी रजिस्टर करा है या नहीं करा है। यहाँ पे मेरे पास एक चेक लगेगा बैकएंड के ऊपर, इज ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर, या ऑलरेडी मेरे पास बैकएंड के डेटाबेस के अंदर वो चीज़ सेव है या नहीं है। अगर मेरे पास वो चीज़ सेव नहीं है, अगर है तो मैं उसको रिटर्न कर दूंगा दोबारा से एक एरर। मैं इसको भी थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। दोबारा से एक एरर थ्रो कर दूंगा, यार ये वाला ईमेल एड्रेस जो है ना, ये ऑलरेडी पहले मेरे पास यूज हो चुका है, या तो तुम लॉगिन कर लो या क्या कर दो दूसरी ईमेल से, या तो तुम एरर में मैं भेजूंगा उसको, ईमेल इज ऑलरेडी, या तो तुम लॉगिन कर लो या ईमेल इज ऑलरेडी, ईमेल एग्जिस्ट करती है। सही है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, समझ जाना इसको। सही है। डब्बा बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे हमने दो चीजें देख ली, हमारी बैकएंड की इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से हो रही है। पहली दफा में हमारा स्कीमा वैलिडेट हो रहा है, दूसरी दफा में हमने चेक करा लिया कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर करता होगा तो हम उसको यहीं पे हमारी फंक्शनैलिटी को रोक देंगे और हम उसको बोलेंगे कि भाई तुम जो है ना नए ईमेल से आओ। अगर ये ईमेल हमारे पास पहले एग्जिस्ट नहीं करता, फिर हम आगे इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे। हमारे पास अब हमारे पास पहले स्टेप में क्या हुआ, हमने स्कीमा वैलिडेट कर लिया, दूसरे में हमने ईमेल एड्रेस को वैलिडेट कर लिया। तीसरे स्टेप में यूजर कभी भी कोई पासवर्ड देता है, लेट्स सी मेरे केस में भी पासवर्ड क्या है 1 2 3 4। सही है, 1 2 3 4 जो पासवर्ड है, इस पासवर्ड को आप क्या करते हो, डायरेक्टली डेटाबेस के अंदर सेव नहीं कराते हो। मैं दोबारा बोलता हूँ, लेट्स सी मेरे पास अभी एक यूजर ने पासवर्ड दिया, जैसे सर हमजा ने कहीं रजिस्टर करने के लिए अपना पासवर्ड दे दिया, पासवर्ड है 1 2 3 4। सही है, 1 2 3 4 पासवर्ड को कभी भी आप डेटाबेस के अंदर सेव नहीं कराते हो, क्योंकि अल्लाह ना करे कल आपकी एप्लीकेशन के ऊपर अटैक पड़ता है। ऐसा होता है, नॉर्मल है। आपका हैकर जो है ना, वो आपके सबसे पहले डेटाबेस को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, क्योंकि तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके डेटाबेस के अंदर मौजूद हैं। तो आप कभी भी डेटाबेस के अंदर पासवर्ड को सेम ऐसे सेव नहीं कराते, आप पासवर्ड को कन्वर्ट करते हो हैश फॉर्मेट के अंदर। सर ये हैश फॉर्मेट क्या होता है, अभी दिखा देते हैं। तीसरा हमारे पास केस क्या आ गया कि आप पासवर्ड डज नॉट सेम इन डीबी। सही है, पासवर्ड आप सेव नहीं कराते हो। बैकएंड के ऊपर शुरू से एक टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है कि आप पासवर्ड को हैश करते हो, हैश पासवर्ड सेव कराते हो डीबी के अंदर। सर ये हैश पासवर्ड क्या होता है? अच्छा, हैश एक हमारा फॉर्मेट होता है, हम इसको पढ़ेंगे कि किस तरीके से, और अभी इसी ऑथेंटिकेशन में ही पढ़ेंगे, ऑथेंटिकेशन के पार्ट में।
कि जो भी आपके पास एग्जिस्टिंग पासवर्ड आता है उसको आप एक स्पेसिफिक नंबर के थ्रू, एक फंक्शन के थ्रू कन्वर्ट कराते हो, और वो जैसे ही कन्वर्ट हो जाता है तो वो कुछ इस फॉर्मेट में आ जाता है, हैश समथिंग इस तरीके से। इसमें आपके तमाम कैरेक्टर्स इंक्लूड होते हैं। ये जो चीज़ कहलाती है इंक्रिप्शन भी कहते हैं, जो हम लोगों ने आपको बड़ी डिटेल में बताई थी, इंक्रिप्शन जिसको कहते हैं। ये चीज़ कहलाती है आपकी हैश, सही है। ये हर पासवर्ड के हिसाब से चेंज होती रहती है। अगर मैंने 4 डिजिट का पासवर्ड डाला है तो कुछ और हैश अलग बन जाएगा, अगर मैंने 5 डिजिट का पासवर्ड डाला है हैश कुछ और बनेगा। इसीलिए आप लोगों को बोला जाता है कि आप मिनिमम पासवर्ड के अंदर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कैपिटल अल्फ़ाबेट रखें, स्मॉल अल्फ़ाबेट रखें, एक स्पेशल कैरेक्टर लाजमी डालें। तो उससे क्या होता है, आपका हैश उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। अब इस हैश को बनाने के लिए आपके पास एक लाइब्रेरी यूज होती है। उस लाइब्रेरी का नाम क्या है? बिक्रिप्ट। बिक्रिप्ट का काम क्या है, जो भी मेरे पास ओरिजिनल पासवर्ड आता है ना, उसमें एक बिक्रिप्ट मुझे एक फंक्शन दे देता है। फंक्शन के बारे में तो सबको पता है, मुझे पता है, भूले नहीं है या भूल गए? नहीं पता है। वो क्या करता है, वो मुझे एक फंक्शन प्रोवाइड करता है। उस फंक्शन के अंदर क्या होता है, मैं एक नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ और मैं उस पासवर्ड को, ओरिजिनल पासवर्ड को हैश में कन्वर्ट कर देता हूँ, यानी हैश फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ। वो जैसे ही मेरा हैश बन के आता है, वो हैश मैं जाके डेटाबेस के अंदर सेव करा देता हूँ। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। दूसरी लाइब्रेरी का पर्पस पता लग गया? इसके अलावा हमारे पास एक और लाइब्रेरी यूज होती है, किसी को उसका नाम पता है? जोस। मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ। दूसरी लाइब्रेरी का नाम है जोस, ऐसे ही है ना भाई, नाम इसका जोस नाम है ना। ये भी आपका सॉरी जोस नहीं है, JWT के साथ लगता है। JWT नहीं वो जोस। इसकी जगह पे आपके पास एक पैकेज यूज होता है क्रिप्टो का, सही है। क्रिप्टो भी इसी के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। क्रिप्टो के मल्टीपल पर्पस हैं, लेकिन क्रिप्टो भी यूज होता है इसके अंदर। या आपके पास एक मेथड होता है, इसको पढ़ लेना, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा इसको पढ़ के प्रॉपर करना। टैक्स इनकोडेड होता है, सही है। वो अपना फंक्शन होता है टैक्स इनकोडेड का, उसको देख लेना, सिर्फ देख लेना, इम्प्लीमेंट करना ना करना वो आपके ऊपर है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, टैक्स इनकोड का एक फंक्शन होता है जो हमारे पूरा कन्वर्ट कर देता है। हमारे इसको रख लेना, यूज़ नहीं करना। वो भी किस तरीके से होता है, वो एक लंबी टर्मिनोलॉजी है, लेकिन हमारे पास वाइडली क्या यूज़ हो रहा होता है यहाँ पे, बिक्रिप्ट। बिक्रिप्ट का काम क्या है, सिर्फ पासवर्ड के हैश जो होता है, ओरिजिनल पासवर्ड को हैश पासवर्ड में कन्वर्ट कर देना। क्लियर हो गया यहाँ तक? सर वो जो हैश करते हैं, हम जो नंबर देते हैं, वो क्या काम करता है? मैं आगे बताता हूँ आपको। नंबर क्या करता है, बेसिकली वो जो नंबर होता है ना, वो आपका सिक्योरिटी लेवल पर्पस होता है। अच्छा, वो सिक्योरिटी लेवल पर्पस आपका 1 से शुरू होता है, 12 और 11 आगे भी जाता है, 1 to 12 होता है, 13 14 तक जाता है। सबसे बेस्ट जो होता है ना, हम यूज़ करेंगे 11। 11 क्यों होता है? 11 इस वजह से होता है क्योंकि हमारे पास ना जब भी हैशिंग हो रही होती है ना, तो 2 चीज़ें देखी जाती हैं। ये पॉइंट लिख लो, ये लाजमी इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। पहली चीज़ आपकी ये देखी जाती है कि आपका हैश कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर आप 1 हैश दे दोगे, यानी 1 to 12 तक के हैश होते हैं, अगर आप 1 हैश दे दोगे तो सबसे वीक कहलाता है वो, सही है। 1 हैश दे दोगे तो वो सबसे वीक होगा। अगर आप हैश 12 से एक्सीड कर जाता है, यानी आपने 15 16 दे दिया, तो क्या होता है, जितने ज़्यादा आप हैश बढ़ाते जाओगे ना, हैश नंबर इसको कहते हैं, बढ़ाते जाओगे ना, तो आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर इफेक्ट आएगा। यानी वो हैश कन्वर्ट होने में उतना ज़्यादा टाइम लेगा, तो आपके बैक एंड फ्रंट एंड को रिस्पॉन्ड करने में उतना ज़्यादा टाइम लेगा। तो हमारे पास एक नॉर्मल वैल्यू होती है जिसको कहते हैं हम 11 ना ज़्यादा वीक होता है और वो एक तरीके से स्ट्रॉन्ग होता है, और ना वो ज़्यादा टाइम लेता है। तो आपका जो है अभी हम देखेंगे किस तरीके से, और इसको हम आसान ज़बान में सॉल्ट भी कहते हैं, यानी नमक, कि ये कितने हैशिंग में टाइम ले रहा है, कितनी दफ़ा ये अपना फंक्शन चला के। हैश किस तरीके से काम करता है, जब ये फंक्शन किस तरीके से काम करता है, आपने 1 दे दिया, आपने जो भी पासवर्ड दिया वो एक दफ़ा कन्वर्ट करेगा, ठीक है। अब मैंने 11 दे दिया, 11 एक स्टैंडर्ड है, तो 11 दफ़ा वो एक दफ़ा हैश जनरेट हो गया, उस हैश को दोबारा से कंपाइल करेगा, एक नया हैश जनरेट करेगा, यानी उसी हैश को कन्वर्ट करके एक नया हैश में कन्वर्ट। इसी तरीके से वो 11 दफ़ा उस चीज़ को कन्वर्ट करके एक नया हैश बना देगा। इसी तरीके से 15 16 17 18 जितनी दफ़ा आप देना चाहो दे सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड के हिसाब से आप 11 दफ़ा रखो। जितनी दफ़ा आप लेट्स सी एक बंदे ने 100 दफ़ा रख दिया, अब 100 दफ़ा एक हैश आ रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, आपका टाइम लग रहा है, यानी आपका बैक एंड एक्सटेंसिवली कंप्यूटेशन कर रहा है जिसमें टाइम लग रहा है। तो 11 एक स्टैंडर्ड है, यहाँ तक ये रख लेना, सही है। बिक्रिप्ट का काम समझ आ गया सबको?
इसमें टैप क्यों कर रही हो? बोला ना कॉपी इसे ले लेती। सही है। वो क्या करते हैं? अब एक काम करते हैं, अब हमारा लास्ट पार्ट रह गया। Text and code। ये इसी का मतलब तो बाद में लो। लास्ट पार्ट हमारा ये रह गया है, हमारे पास से पासवर्ड भी हैश हो गया है। पासवर्ड हैश होने के बाद हम डायरेक्ट डेटाबेस में सेव नहीं कराते, पहले हम एक और फर्दर प्रोसेस करते हैं। उस फर्दर प्रोसेस का नाम है, हम एक टोकन जनरेट करते हैं। यानी मैंने अपने पास एक यूज़र बना लिया, यूज़र का स्कीमा वैलिडेट हो गया कुकीज पढ़े कि उसने मुझे चीज़ें सही भेजी हैं, मैंने उसके पासवर्ड को हैश कर लिया। अब उस पासवर्ड को हैश करने के बाद बैकएंड वाले एक एक्स्ट्रा काम करते हैं, उस काम को कहते हैं कि वो एक टोकन जनरेट करते हैं। टोकन क्या होता है? टोकन भी आपका इसी फॉर्मेट का कोई एक स्टैंडर्ड होता है, वो भी आपका एक हैशिंग फॉर्मेट का एक स्टैंडर्ड होता है। टोकन क्यों जनरेट करते हैं, किस लिए जनरेट करते हैं, वो मैं भी आपको आगे बताता हूँ। इसके बाद हमारा थर्ड स्टेप फॉलो होता है। क्या होता है? हम एक टोकन जनरेट करते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ हैश पासवर्ड। सर साइन अप में ही जनरेट करते हैं। एग्जैक्टली, साइन अप पे ही आप डायरेक्ट टोकन जनरेट। अच्छा, इसमें मैं आपको बताता हूँ, चाहे आप साइन अप पे करा दो, चाहे आप लॉगिन पे करा दो, ये आपके ऊपर होता है। बाज़ औक़ात कुछ एप्लीकेशन का प्रोसेस ऐसे होता है, आप डायरेक्ट साइन अप करते हो, वो आपको डायरेक्ट डैशबोर्ड पे भेज देता है, वो आपको लॉगिन करने का नहीं बोलता कि आप लॉगिन करो। लेकिन बहुत सारी एप्लीकेशन का पर्पस ये होता है कि आपने साइन अप कर लिया, वो आपको फिर लॉगिन पे भेजेंगे कि आप लॉगिन करो, फिर आपके पास आना। तो ये आपके ऊपर होता है कि आपको टोकन रजिस्टर के टाइम पे जनरेट कराना है या आपको लॉगिन के टाइम पे जनरेट कराना है। मैंने इन दोनों केसेस में काम करा है। मेरे पास एक एप्लीकेशन आई थी जिसमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये थी, अगर मेरे पास यूज़र फर्स्ट टाइम में रजिस्टर पेज पर आता है, उसने कभी रजिस्टर करा ही नहीं है, तो वो अपनी तमाम चीज़ें फिल करेगा, जैसे ही वो सबमिट करेगा, सबमिट करने के बाद अगर उसका डेटा सही होता है तो मैं तमाम प्रोसेस फॉलो करूँगा और उसको डायरेक्टली डैशबोर्ड पे भेज दूँगा, यहीं पे टोकन जनरेट हो जाएगा मेरा। उसको लॉगिन के पेज पे मूव करने की ज़रूरत नहीं है कि उसको वो। अच्छा, ये एक तरीका बेस्ट है होता है, क्योंकि अगर मैं एज अ फ्रंट वो देखूँ एक यूज़र पर्सपेक्टिव से, एक मैं एक लेज़ी यूज़र हूँ, वो ये बोलेगा यार अब मैंने साइन अप कर लिया, अब मुझे जाके फिर से लॉगिन करना है। मैं क्या अपने लेज़ी यूज़र की बात कर रहा हूँ। तो इस चीज़ को हमने नेग्लेक्ट करने के लिए हमने टोकन रजिस्टर में जनरेट करा दिया। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं, वहाँ पे आपने साइन अप करा दिया, साइन अप कराने के बाद लास्ट में आपको लॉगिन करना होता है। अब इसमें आपके पास क्या होता है, आप रजिस्टर कर, अब आपकी ई कॉमर्स की एप्लीकेशन है, ई कॉमर्स की एप्लीकेशन में आपने एक दफ़ा यूज़र पे साइन अप कर दिया ना, तो वो आपको लॉगिन करने का नहीं बोलेगा, वो आपको बोलेगा आप मेरे पास रजिस्टर हो गए हो, मैंने आपका टोकन जनरेट कर दिया है, आपको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट कर लो। ऐसा ही है, यही होता है। अब आप फेसबुक या इंस्टाग्राम को यूज़ करते हो ना, फेसबुक इंस्टाग्राम में जब आप एक दफ़ा साइन अप करते हो ना, तो वो आपको लाजमी अब मुझे अभी का नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मैंने पहले जहाँ तक उनका वो देखा था, तो वो आपको डायरेक्टली लॉगिन पे भेजते थे कि अब आप इसको लॉगिन करो। या लिंक्डइन के ऊपर भी ऐसा ही सीन होता है कि आपने एक दफ़ा अकाउंट रजिस्टर कर लिया, लॉगिन करो। क्लियर हो गया? ये टोकन हम जनरेट क्यों कराते हैं? अच्छा, इस टोकन के ना मल्टीपर्पज़ फ़ायदे हैं। सही है। पहला फ़ायदा ये है कि ये टोकन जो है ना, हम बैकएंड से फ्रंट एंड को भेजते हैं कि अपने पास सेव करा लो, क्योंकि इस टोकन के बिहाफ पे हम यूज़र का तमाम डेटा स्टोर करा रहे होते हैं। यूज़र का ईमेल एड्रेस, यूज़र से रिलेटेड तमाम चीज़ें। लेट्स सी, मेरी अगर एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, अगर उस यूज़र ने मेरे पास कार्ड के अंदर बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, तो इस टोकन के थ्रू मैं क्या करूँगा, पहले मैं टोकन फ्रंट एंड पे भेजूंगा ताकि फ्रंट एंड वाला इसको अपने पास स्टोर करा ले, और हर दफ़ा की एपीआई कॉल के अंदर ये टोकन मैं वो भेजेगा ताकि मुझे पता चलता रहे कि इस टोकन के बिहाफ पे ऐड टू कार्ड के अंदर मेरे पास डेटा आ रहा है। तो पहले तो मेरा ये हो गया कि मुझे फ्रंट एंड टू बैक एंड की कनेक्टिविटी के लिए ये टोकन लाजमी चाहिए। दूसरा ये है कि अगर मुझे फ्रंट एंड टू बैक एंड डेटा भेजना है, ऐड टू कार्ड के अंदर मैं ऑप्शन में कह रहा हूँ इस आइटम को ऐड कर दो, फ्रंट एंड पे तो वो आइटम मेरे पास ऐड हो रहा है, लेकिन बैक एंड को बताने के लिए भी ये टोकन क्या करता है, ये टोकन काम करता है कि भाई ये टोकन मैंने तुम्हें दिया है, इस टोकन के बिहाफ पे तुम यूज़र को एक्सट्रैक्ट करो और उसके अंदर जाके जो भी आइटम तुम्हारे पास आ रहा है इसको सेव करो। आप लोगों ने अभी ई कॉमर्स के प्रोजेक्ट करेंगे, इसमें तमाम चीज़ें चल रही होंगी। सही है, यही प्रोसेस फॉलो हो रहा होता है। इसी तरीके से सोशल मीडिया के अंदर आप कोई भी पोस्ट करते हो या इमेज लगाते हो, तो ये टोकन क्या करता है, टोकन बेसिकली आपकी आइडेंटिटी लेके जा रहा होता है, ईमेल लेके जा रहा होता है, भाई ये ईमेल है, इसके बिहाफ के ऊपर ये पोस्ट को सेव करा दो। बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल आ रहा था, सर हम अपना लेट्स सी मेरे पास एक यूज़र आता है, उसके बिहाफ पे अगर वो ऐड टू कार्ट करता है
तो मैं किस तरीके से इसको सेव कराऊंगा? मुझे तो पता ही नहीं है कि हो सकता है दूसरा यूज़र आके वही उसके पास भी तमाम चीज़ें प्रीवियस वाले यूज़र की शो हो रही हैं। तो ये टोकन आपका ये वाला काम करता है। टोकन का पर्पस समझ आ गया? यस सर। आप क्या करते हो, थर्ड स्टेप में टोकन जनरेट कराते हो। इस टोकन को हम क्या कहते हैं, JWT या JWT टोकन कहलाता है। ये सही है, JWT टोकन। तो ये आपके 3 स्टेप फॉलो हो गए। आपकी ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गई। ये करनी कैसे खुद? भाई यही करनी है, ये करनी कैसे खुद कर लेंगे? ये आपने खुद करनी है। खुद कर लेंगे। आपके 3 स्टेप फॉलो होते हैं। मेन जो होते हैं आपके 3 स्टेप फॉलो होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, पहले आपका फ्रंट एंड बैक एंड पे डेटा बेस्ड है, आप उसके स्कीमा को वैलिडेट करते हो, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप के अंदर आप ये चेक करते हो कि ये ईमेल एड्रेस ऑलरेडी मेरे पास रजिस्टर है या नहीं है। अगर नहीं है, अच्छा ये जो चीज़ें है ना, ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये आपके फ्रंट एंड बैक एंड दोनों पे हो रही होती हैं, यानी लॉगिन और साइन अप दोनों पे हो रही होती हैं। सही है। आप जब लॉगिन कर रहे होते हो उस टाइम पे भी चेक कर रहे होते हो कि ईमेल एड्रेस एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर एक बंदा ईमेल एड्रेस उसने गलत डाल दिया है तो आप, ऐसा तो नहीं है ना आप डायरेक्ट उसको एप्लीकेशन पे रिडायरेक्ट कर दोगे। तो सेकंड स्टेप में आप लाजमी ईमेल एड्रेस चेक कर रहे हो कि भाई मेरे पास ये यूज़र एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ईमेल एड्रेस एग्जिस्ट करता है नहीं करता। तीसरे में आप क्या करते हो, हैशिंग पासवर्ड का काम करते हो कि ओरिजिनल पासवर्ड को सेव नहीं करते। किसके लिए? सिक्योरिटी पर्पस के लिए, ताकि अगर मेरा डेटाबेस कभी अल्लाह ना करे हैक हो जाए तो ओरिजिनल पासवर्ड यूजर्स के मेरे हाथ ना चढ़े। तीसरे टाइम पे, चौथे उसमें क्या करते हो आप, JWT टोकन बनाते हो। ये टोकन क्या करता है, बेसिकली फ्रंट एंड और बैक एंड की कम्युनिकेशन के लिए यूज हो रहा होता है। ये फ्रंट एंड टू बैक एंड कम्युनिकेट करके ये बताता है कि इस यूजर ने ई-कॉमर्स है तो ये वाले प्रोडक्ट ऐड करें, तो तुम ये काम करो, इस टोकन से ये ईमेल एड्रेस ऐड करो और इसके अंदर जो है ये वाले ईमेल एड्रेस जाके ऐड कर दो, ये वाले ऐड टू कार्ट के आइटम ऐड कर दो। अगर सोशल मीडिया एप्लीकेशन पे गया तो भाई वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि भाई इस चीज़ को ये इसने पोस्ट ऐड करी है तो इसका ईमेल एड्रेस निकालो, इसके अंदर जाके इसके ईमेल एड्रेस को वैलिडेट करो, यूज़र मिलता है उसके पोस्ट के एरे के अंदर जाके पोस्ट सेव करा दो। तो ये टोकन लाजमी ज़रूरी होता है। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। लेकिन क्या होता है, किसी वजह से वो एप्लीकेशन बंद हो जाती है। एप्लीकेशन बंद हो गई, एप्लीकेशन या डिलीट हो गई, हमारे केस में हमने एप्लीकेशन को बंद कर दिया, तो वो यूज़र का डेटा जो है वो कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो ये जब भी हमारे पास कोई भी यूज़र रजिस्टर करके आता है ना, हमारे बैकएंड के ऊपर तो तमाम वो वैलिडेशन चेक्स होती है, परफॉर्म होते हैं। उसके बाद ये तमाम डेटा उठ के डेटाबेस में जाता है। लेट्स सी अगर मेरे पास से एप्लीकेशन डिलीट भी हो जाती है तो मेरे पास डेटाबेस के अंदर वो तमाम यूजर्स का डेटा मौजूद रहेगा। इन केस कल को मेरी एप्लीकेशन किसी सिनेरियो में, हो सकता है कोई आके मेरी एप्लीकेशन गलती से डिलीट करके चला जाए, अब वो मेरी एप्लीकेशन को गलती से डिलीट करके चला गया, बाद में आप करी, तो अगर मेरे डेटाबेस में मेरे पास डेटा मौजूद ही नहीं होगा तो मैं तो गया, मेरे लाखों यूज़र होंगे वो तो सारे गए। तो क्या करते हैं, ये तमाम डेटा को हम डेटाबेस में सेव करते हैं। अब आपको डेटाबेस का पर्पस समझ आ रहा होगा कि फ्रंट एंड बैक एंड और डेटाबेस का पर्पस समझ आ रहा होगा। आप तमाम डेटा क्या करते हो, फ्रंट एंड से बैक एंड पे भेजते हो, बैक एंड उन तमाम चीज़ों को लॉजिकली चेक करता है। उसके बाद अगर वो तमाम चीज़ें लॉजिकली वैलिडेट हो जाती हैं तो फिर वो तमाम चीज़ हमारी डेटाबेस में मौजूद होता है। इसीलिए पहले क्या कहते हैं कि अगर सर्वर के ऊपर अटैक पड़ा तो पहले डेटाबेस को सेव करो, और हमेशा हमेशा हम डेटाबेस की कॉपी बना के रखते हैं। ये नहीं कि एक ही सर्वर पे डाल दें ताकि एक दफ़ा सर्वर गया तो डेटा भी गया। तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल करते हैं। तो ये आप लोगों को तमाम चीज़ें समझ आ रही होंगी कि सिक्योरिटी पर्पस क्या होते हैं, सिक्योरिटी लेयरिंग क्या होती है, फ्रंट एंड क्यों यूज़ हो रहा होता है, बैक एंड क्यों यूज़ हो रहा होता है, ये तमाम चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा, यहाँ पे हम सवाल करते हैं, जब तक हमारा ये स्टार्ट भी हो जाएगा, नेट भी चल जाएगा, और किसी का कोई पर्पस बैक एंड कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, डेटाबेस कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, किसी भी हालत में डेटाबेस कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, कुछ भी करके नहीं करना है। डेटाबेस अगर लेट्स सी आपके हाथ से चला भी जाता है तो आपको एक कॉपी बना के रखनी है, कॉपी बना के रखनी है कि अल्लाह ना करे अगर आपका डेटाबेस उड़ भी जाता है ना तो आपके पास जो है बैकएंड एक सॉफ्ट कॉपी बनी हुई हो, आप माइग्रेट करो उस डेटा को और वो आपके पास दोबारा आप हो जाए। तो आप हमेशा एक स्मार्ट प्रैक्टिस ये होती है, जहाँ पे आपका डेटाबेस रखा हुआ होता है ना, एक कॉपी बना के दूसरे सर्वर पे भी उसका रखते हो कि अल्लाह ना करे कल को ये जाए तो ये, या अगर दूसरा सर्वर पे भी जाए तो लोकल पे मेरे पास डेटा पड़ा है, लोकल पे रखते हो। हार्ड ड्राइव उड़ जाए, चोरी हो जाए, फिर आप उस हिसाब से अपने देख लेना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके ऊपर ना, तो लाजमी आप बैकअप बना के रखते हो। तो ये चीज़ें बैकएंड में आपका डेटाबेस कॉम्प्रोमाइज़ कोशिश ये होती है, आपके जो डेवऑप्स इंजीनियर होते हैं, खास तौर पे डेवऑप्स हो गया, बैकएंड इंजीनियर, ये तमाम चीज़ें लाजमी चेक करता है कि हमारा डेटाबेस प्रोटेक्टेड होना चाहिए। तो बैकएंड के बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ तक क्लियर है? और किसी का कोई सवाल? सर
जी जो आपने स्कीमा जी जो आपने स्कीमा वैलिडेशन बैकएंड पे बताई है, तो हम ये फ्रंट एंड पे नहीं कर एग्जैक्टली सकते। हाँ, हम जो स्कीमा वैलिडेशन फ्रंट बैकएंड पे कर रहे हैं ना, ये फ्रंट एंड पे भी करते हैं। अब ये हमारा क्यों जरूरी है? अभी मेरा एप्लीकेशन चल रही होती ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ। क्या होता है कि हम फ्रंट एंड के ऊपर भी यूजर को वैलिडेट करवाते हैं वो तमाम चीजें, ताकि बैक एंड के ऊपर हम एक्स्ट्रा चेक लगा ना सकें। या हमारा ये होता है कि हम लाजमी फ्रंट एंड के ऊपर भी वो सेम वैलिडेशन परफॉर्म करा रहे होते हैं, बैक एंड के ऊपर भी वो सेम वैलिडेशन परफॉर्म करा रहे होते हैं। अब इसके दो पर्पस हैं। लेट्स सी, अगर कोई यूजर मेरे पास आता है और वो वैलिडेट मेरी एप्लीकेशन के थ्रू आ रहा है, तो वो तो मेरे वो तमाम सिक्योरिटी चेक्स को फ्रंट एंड पे फॉलो कर लेगा, तो बैक एंड पे उसको चेक इजीली वो क्रॉस कर जाएगा। लेकिन अगर कोई हैकर मेरे पास आ जाता है और वो आने के बाद वो मेरी एप्लीकेशन से नहीं आ रहा है, वो किसी थर्ड पार्टी के थ्रू आ गया, या वो पोस्ट, अभी छोटी सी एग्जाम्पल, पोस्टमैन के थ्रू मेरी एपीआई को हिट कर रहा है, पोस्टमैन के थ्रू एपीआई को हिट कर रहा है, और वो अगर मैं जो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों पे लगाते हैं, ये हो गया। और सवाल, हैश पासवर्ड क्या होता है? देखिए, आप जब किसी यूजर को रजिस्टर करते हैं ना, तो उससे आप लाजमी 3 या बहुत सारी चीजें ले रहे होते हैं। ऑन बोर्डिंग भी कहते हैं इसको, या रजिस्टर भी कहते हैं, या साइन अप भी कहते हैं। हमारे केस में हमने अभी 3 चीजें रखी, यूजर नेम, पासवर्ड और ईमेल। सही है, ईमेल आपकी ऑथेंटिक होती है। पासवर्ड हम लाजमी ये कहते हैं फ्रंट एंड के ऊपर, फ्रंट एंड वाले को बोलते हैं कि एटलीस्ट कम से कम ना 8 कैरेक्टर का पासवर्ड तो लो। अब 8 कैरेक्टर के अंदर तमाम चीजें आ रही होती हैं, कुछ भी आ रहा होता है, उसके ETC सब चीजें आ रही होती हैं। जब भी वो पासवर्ड फ्रंट एंड से बैक एंड के ऊपर आ रहा होता है ना, अगर हम उस पासवर्ड को, जाहिर सी बात है, हम अपने डेटाबेस में सेव कराएंगे, क्योंकि हम डेटाबेस में पासवर्ड भी चेक करेंगे कि पासवर्ड है या नहीं। हम उस पासवर्ड जो है ना, लेट्स सी मेरा पासवर्ड है 1 2 3 4 5, ये मेरा ओरिजिनल पासवर्ड है। इस पासवर्ड को कभी भी मैं एग्जैक्ट सेम 1 2 3 4 5 डेटाबेस के अंदर सेव नहीं करूंगा, क्योंकि लेट्स सी मेरा वही, अगर मेरे पे अटैक हुआ तो डेटा हैकर जो है मेरे डेटाबेस को कैप्चर करने की कोशिश करेगा, और हर यूजर का डेटाबेस के अंदर से ओरिजिनल पासवर्ड निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी यूज करते हैं हैश पासवर्ड की। हैश पासवर्ड के लिए मेरे पास एक लाइब्रेरी यूज होती है, बिक्रिप्ट। बिक्रिप्ट क्या करती है, मेरा ओरिजिनल पासवर्ड को एक हैश फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर देती है। मैंने आपको हैश दिखाया था, वो समथिंग अल्फाबेटिकल कैरेक्टर में आता है, और वो हैश को डाके हम डेटाबेस में सेव करते हैं, ताकि इन केस अगर किसी के हाथ में ओरिजिनल पासवर्ड या हैश लगे भी, तो उसको इंक्रिप्शन की कीज पता लग जाए, जिसके थ्रू वो इंक्रिप्ट कर सके। समझ आ गया हैश का पर्पस? आगे बढ़े और बताएं जी। बिल्कुल, अच्छा, मैचिंग अब हैश होती इसकी एग्जांपल ना फाद भाई ने बड़ी एक अच्छी सी दी थी, याद करें। है। हाँ याद है, हैश याद है, हैश के ऊपर उन्होंने एग्जांपल दी थी। मैं एक यूजर हूँ और हमदा भाई कहाँ गए? हमदा भाई भी एक यूजर है, सही है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पासवर्ड के थ्रू अलग अलग है। हमदा भाई भी एक डेवलपर है, मैं भी एक डेवलपर हूँ, सही है। अब क्या करते हैं, हमदा भाई भी उसी कंपनी में रजिस्टर है, मैं भी उसी कंपनी में रजिस्टर हूँ, यानी हम उस कंपनी का पार्ट भी है और उधर रजिस्टर भी है। अब क्या होता है, हमदा भाई को के पास जो है मेरा हैश पासवर्ड लग जाता है, सही है, और उनके हाथ में की भी लग जाती है, तो वो तो मेरे पासवर्ड को आराम से इनक्रिप्ट कर सकते हैं। और हो सकता है वो मेरे सैलरी स्लिप्स देख लें कि मेरी सैलरी कितनी है, फिर बाद में इंक्रीमेंट के टाइम पे बोलें कि सर आपकी इतनी सैलरी थी, आपने तो ये कर दिया। तो बाद औक़ात हम सिक्योरिटी लेयर इस तरीके से लगाते हैं कि दूसरे, जैसे हमदा भाई या मेरे दरमियान जो है ना, इस तरीके की लेयर होती है कि मुझे पता ही नहीं होता कि उनका क्या हैश जनरेट हो रहा है, कि वो किस हैश के ऊपर इनक्रिप्ट कर रहे हैं, 11 के ऊपर इनक्रिप्ट कर रहे हैं, 12 के ऊपर इनक्रिप्ट कर रहे हैं। तो ये तमाम सिक्योरिटी लेयर्स के अंदर आती हैं। तो ये चीज़ें जो होती है ना, बैकएंड फॉलो करता है। अच्छा, इस चीज़ को मैं ज़्यादा डेप्थ में लेके भी नहीं जाऊँगा, ना सिखाऊंगा, क्योंकि फिर आप लोग ना कंफ्यूज होते चले आओगे। इसमें और भी इनक्रिप्शन की और भी चीज़ें आ जाएंगी कि हमारे पास फिर लेयरिंग्स होती हैं कि पहली लेयर अगर वो कोई ब्रेक कर देता है, जैसे पहली लेयर होती है कि उसके हाथ में मेरा इनक्रिप्शन नंबर लग गया, 11 पे मेरा इनक्रिप्ट हो रहा है, हमदा भाई ने वो डाला, मेरा हैश डाल दिया, उनके हाथ में तो पासवर्ड लग गया। हम उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं, तो ये लेयर बाय लेयर ना काम होता रहता है। अब मैं जितना डिटेल में जाऊँगा ना, आप लोगों की कन्फ्यूजन बढ़ती जाएगी। फिलहाल अभी आपके लिए जो है ना एक ही इंक्रिप्शन लेयर रखते हैं। जब आप लोग रियल वर्ल्ड में प्रोजेक्ट करने लगोगे ना, तो आपको समझ आने लगेगा कि इंक्रिप्शन किस तरीके से बढ़ती चले आती है। तो ये इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में आता है। और आगे बढ़े जी। सवाल, सर कोड नहीं देते आप? आज दूंगा भाई मेरी रेपोजिटरी में चले जाना, मैंने काम पहले से करके रखा हुआ था ना। स्नैपडील सेवर का प्रोजेक्ट है, एपीआई में आ जाना, ऑथ के अंदर आके कोड पहले से लिखा हुआ है, सही है? हाँ ठीक है, सही। ये कोड ना
लिखा हुआ है। तो इसमें जाना तमाम चीज़ें मैं यहीं से बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें मैं कॉपी पेस्ट करूँगा यहाँ से, सही है, और वो आपको समझा दूँगा। तो कोशिश करना ये देख लेना, अगर ये समझ नहीं आया तो और आसान एग्जाम्पल में मेरे पास पड़ा हुआ है। नहीं कोई बात नहीं, ये Next.js की कस्टम ऑथेंटिकेशन है। सेम सारा काम जो भी हम करेंगे ना वो ऐप डायरेक्टरी में चले जाएगा, API के अंदर, ऑथ के अंदर। ये तमाम काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सही है। कर चुके का मतलब ये है कि मैंने पहले करा हुआ है। तो आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेना, मसला नहीं है। सेम एग्जैक्ट कोड मैं यही लिखूंगा बैठ के, ठीक है, अभी जो है। और बाज़ औक़ात हो सकता है कि इसमें से मैं चीज़ें कॉपी पेस्ट भी करूँ। कॉपी पेस्ट करूँगा तो वो चीज़ें समझा दूँगा। तो कोड की टेंशन नहीं है, कोड ऑलरेडी डिप्लॉय है। और कोशिश ये करना कि इसको चलाने से बेहतर है कि कोड खुद लिखना, क्योंकि इसमें इन्वायरमेंट वेरिएबल्स मांगेगा, वो आपके पास होंगे नहीं, वो आपको मुझसे चाहिए होंगे। तो कोशिश ये करना कोड लिखना। कोड में इस वजह से नहीं देता ताकि आप लिखो, जो होता ही नहीं है। तो कोशिश ये करो कि कोड लिखो। चलो दोबारा आते हैं, पुरानी से पुरानी क्लास का प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, जो हमारा है अल्लाह भला करे, जिसमें हमने API सीखी थी, सही है। हमें पता है API किस तरीके से बनती है। हमारा API का फोल्डर है, उसके अंदर कोई भी हम अल्लाह भला करे नाम से फोल्डर बना सकते हैं। अभी हम ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन करने जा रहे हैं, तो मैंने उसका एक फोल्डर बना दिया जिसका नाम क्या लिखा है, ऑथेंटिकेशन। और ऑथराइजेशन का शॉर्ट फॉर्म है ऑथ, हम लाजमी ऑथ के नाम से बनाते हैं, सही है। इसके अंदर अब मैं पहली API बनाने जा रहा हूँ साइन अप की या रजिस्टर की। मैंने लिख दिया साइन अप का फोल्डर। पहले मैं फोल्डर बनाऊंगा, इसके अंदर मैं बना लूँगा, कौन सी फाइल बनती है, route.ts बनती है। अब मैंने आपसे शुरू में डिस्कस किया था, हमारे पास ये आ गया। मुझे फ्रंट एंड से बैक एंड के ऊपर डेटा भेजने किस तरीके कौन सी API यूज होती है, पोस्ट की। तो मैं यहाँ पे कौन सी API बनाऊंगा, पहले हम बैक एंड रेडी करने जा रहे हैं, फ्रंट एंड पे बाद में आएंगे। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, याद है ना ये सिंटैक्स। मुझे फ्रंट एंड से बैक एंड के ऊपर डेटा लेना है, तो बैक एंड पे मैं किस तरीके से डेटा रिसीव करता था, यहाँ पे पैरामीटर के थ्रू। पैरामीटर का क्या नाम होता था, इस पैरामीटर का क्या नाम है, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। इस जहाँ पे मेरा कर्सर हाईलाइट हो रहा है, इस पैरामीटर का क्या नाम है, मैं फ्रंट एंड से बैक एंड के ऊपर, अगर मैं इसको थोड़ा सा रिकैप करूं, मैं यहाँ पे पोस्ट में डेटा ले रहा था, तो क्या नाम था इसका, रिक्वेस्ट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिक्वेस्ट। अब टाइप स्क्रिप्ट मुझे एरर देना शुरू कर रहा है, टाइप। यहाँ पे मैं दो टाइप डिफाइन कर सकता हूँ, या तो रिक्वेस्ट जो हमारा ग्लोबल जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है, या नेक्स्ट रिक्वेस्ट जो नेक्स्ट के सर्वर से। हाँ अच्छा, हमेशा जो है ना नेक्स्ट रिक्वेस्ट को यूज़ करना, क्योंकि ये टाइप स्पेसिफिक है। टाइप स्क्रिप्ट या Next.js के लिए ये ज़्यादा वो है, इजी टू यूज़ है, और वो Next.js को इजीली समझ सकता है, ठीक है। आपको सिर्फ नेक्स्ट रिक्वेस्ट लिखना है, ये आपको खुद इंपोर्ट करके दे देगा। इसके आगे बस एक चीज़ और कर लेना, बट टाइप लिख देना, ठीक है, ताकि इसको पता लग जाए कि हम टाइप यूज़ कर रहे हैं, सही है। अब मैं फ्रंट एंड से बैक एंड के ऊपर डेटा भेजता हूँ। अब मैं वो सारी थ्योरी जो है ना वो यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ। किस फॉर्मेट में भेजता हूँ, डेटा इक्वल्स टू, अच्छा हमारी API क्या होती है, AC का वेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं पता AC का वेट इस वजह से लगा रहे हैं कि हमें इसमें टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा हमें पता नहीं है। अब डेटा को पार्स होने में टाइम लगेगा। हमारे पास किस फॉर्मेट में डेटा आता है, जेसन फॉर्मेट में डेटा आ गया, सही है। एक काम करते हैं, अपनी API को टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करने के लिए आपने क्या चीज़ यूज़ करी थी, थंडर क्लाइंट मैंने बताया था, या पोस्टमैन यूज़ करा था, सही है। मैं यहाँ पर आ गया, एक मिनट कंट्रोल कर लेते हैं डेटा को भी। डेटा इक्वल टू डेटा, सही है। मैं गया न्यू रिक्वेस्ट के टैब के ऊपर, मैं इसका साइड बार बंद कर देता हूँ। न्यू रिक्वेस्ट के टैब के ऊपर गया। अब
मेरी एपीआई का राउट क्या बनेगा? लोकल हो स्लैश एपी और पता नहीं नाम क्या था उसका, लोकल होस्ट 8000 स्लैश एपीआई स्लैश उसको चौरा है स्लैश ओथ स्लैश एपीआई। पहला फोल्डर का नाम क्या है? एपीआई अब आ जाओ फोल्डर के ऊपर। पहले फोल्डर का नाम क्या है? एपीआई दूसरे फोल्डर का नाम क्या है? और के अंदर हम कौन सी एपीआई बनाने जा रहे हैं? साइन अप साइन अप की एपीआई बनाने जा रहे हैं। तो मेरा पाथ क्या बना? एपीआई और API स्लैश साइन अप और स्लैश साइन अप साइन अप, ये पाथ बन गया। यस सर ठीक है, मुझे डेटा भेजना है। कैसे भेजना है डेटा? बॉडी के अंदर, जी बॉडी में आ जाते हैं। जूम आउट करना पड़ेगा थोड़ा सा मुझे ना, ताकि मुझे भी नजर आए सही से। हमने वहां पे क्या लगाया है? डेटा किस फॉर्मेट में आएगा मेरे पास? जेसन फॉर्मेट में आएगा। मैंने अभी बताया हम यूजर से कितनी चीजें ले रहे हैं? 3 चीजें। क्या क्या ले रहे हैं? यूजर नेम ईमेल पासवर्ड यूजर नेम, ईमेल तीसरा दूसरा क्या ले रहे हैं? ईमेल तीसरा हमारे पास क्या आ रहा है? पासवर्ड ये एपीआई सही है। की टेस्टिंग होना एपीआई हिट करते हैं। अभी तक हम 3 चीजें ले रहे थे ना, ये वाली जी हम अभी तक 3 चीजें ले रहे थे। सही है, एपीआई हिट करके देखते हैं। एरर आ गई। तो सर्वर तो चलाएं एप्लीकेशन तो चल रही है, एप्लीकेशन तो चल रही है। उसने तो इंटरनल सर्वर एरर दे दिया। अच्छा, रिटर्न नहीं करा कुछ भी, सॉरी। नेक्स्ट रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स हाँ, हमने अपनी एप्लीकेशन के अंदर कुछ रिटर्न तो कराया ही नहीं है। जब भी उसने क्या करा, इंटरनल सर्वर एरर दे दिया। उसने बोला तुमने मुझे डेटा तो भेज दिया, मैं तो लेकिन मेरे पास तुम्हें भेजने के लिए कुछ है ही नहीं। तो ये एरर ले लो। एरर क्या है हमारे पास? इंटरनल सर्वर एरर। उसका क्या है? 500 उसने भेज दिया। जब बैड रिक्वेस्ट हमारे पास कोई भी लॉजिक ऐसी होती है, हमारे पास लेट्स से अगर हमारी कोई भी ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन के अलग अलग स्टेटस होते हैं। लेट्स से अगर कोई इंटरनल मसला आता है हमारे कोड के अंदर, तो वो कौन सा एरर रिटर्न करता है? 500 इंटरनल सर्वर एरर। वो उसका स्टेटस क्या होता है? 500 होता है। अभी हमारे पास भी थंडर क्लाइंट के अंदर अगर मैं उसको खोल लेता हूँ तो कौन सा एरर आया है? 500 हमारे पास ये एरर आ रहा है, इंटरनल सर्वर एरर। क्योंकि मैंने अपनी एपीआई से डेटा तो गेट कर लिया लेकिन कुछ भेजा ही नहीं है। तो ये तो मेरे कोड का फॉल्ट हो गया ना। अब आके हम एक काम करते हैं, कुछ रिटर्न करते हैं ताकि हमारी एपीआई सक्सेसफुल चल सके। अच्छा, ये जो रिटर्न वाला इशू आया ना, 500 जो आया है, अभी हमने रिटर्न नहीं किया था। ये सिर्फ Next.js है जो इसको हैंडल कर रहा है। अदर देन डेट अगर आप कोई और सर्वर यूज़ करोगे ना, जैसे एक्सप्रेस सर्वर यूज़ करोगे या Next.js के नाम से भी एक सर्वर होता है, वो आपको रिटर्न नहीं करते। क्योंकि वो एक मीनिंगफुल चीज़ है कि जो कि आपने एक मिसाल रिटर्न नहीं किया तो किसी मर्जी से रिटर्न नहीं किया, ठीक है। तो वो फंक्शन चलता रहता है और इनफाइनाइटली चलता रहेगा, और वो चलता रहेगा ताहयात जब तक वो सर्वर क्रैश नहीं होता या वो सर्वर बंद नहीं होता। क्लियर है? Next.js ने ये क्यों किया? क्योंकि Next.js का एक और पर्पज है उसके पीछे। Next.js बेसिकली कैसे अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय करती है, सो ये उस वजह से Next.js कर रही है। कि आपने देखा हिट होते ही बंद हो गया, 500 आया है। वरना यूजुअली आपका भी एक्सप्रेस का सर्वर चलाइएगा और एक्सप्रेस के सर्वर के अंदर ये भी सेम चीज़ करें, रिटर्न ना करें उसके अंदर से, चलता रहेगा फंक्शन, इनफाइनाइटली चलता रहेगा। एक टाइम क्या आएगा कि थंडर क्लाइंट बोल देगा 503, वो बोल देगा सर्विस अनअवेलेबल, सामने से रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये है कि उस फंक्शन फिर भी चलता रहेगा। उसके अंदर आप कोई भी कंसोल लॉग करते हैं वो सब कुछ प्रिंट होगा, सारी चीज़ें होंगी। Next.js क्यों करता है? Next.js जो है अपनी एप्लीकेशन को एज अ सर्वरलेस एप्लीकेशन डिप्लॉय करता है। ये चीज़ पढ़ी होगी आप लोगों ने Next.js के उसके अंदर। तो सर्वरलेस के अंदर आपने जो चीज़ें हैं वो एक टाइम लिमिट के अंदर करनी होती है, टाइम लिमिट के बाद वो सारी चीज़ें एक्सपायर हो जाती हैं। तो Next.js स्टार्टिंग के अंदर ही हैंडल कर रहे हैं इस चीज़ को, रिक्वेस्ट के टाइम पे ही क्या रिटर्न किया नहीं किया बॉक्स भेज दो 500। अगर कोड सही भी होता ना इसके अंदर, अगर हम लोग यहाँ पे ऑथेंटिकेशन करा भी लेते, कंसोल लॉग भी प्रिंट नहीं किया उसने, कंसोल लॉग प्रिंट हुआ था, जी हुआ था। कंसोल लॉग प्रिंट करके उसने बाहर फेंक दिया। इसको नॉर्मली अगर हम कहें ना तो इस तरीके से कहते हैं कि भाई फॉरन 500 जनरेट हो गया। 500 का मतलब क्या होता है कि हमारे सर्वर के अंदर कोई एरर है, ठीक है।
जहाँ पे भी आप 500 देखो तो समझ जाओ कि आपके सर्वर में कोई एरर है। तो ये फर्क होता है इसके अंदर। सो हमेशा एक चीज़ मेक श्योर करें, जो भी एपीआई या कोई भी फंक्शन बनाए है उसमें से वैल्यू ज़रूर रिटर्न करें या रिस्पॉन्स ज़रूर जनरेट करें। जबरदस्त हो गया। हमें लाजमी रिस्पॉन्स रिटर्न करना है। अब न हमें जब कोई रिस्पॉन्स रिटर्न करना होता है तो हमें नेक्स्ट ने ऑलरेडी बोला है कि एक मेरे पास फंक्शन है नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट, उसने एक फंक्शन बता दिया हम कौन सा फॉर्मेट में उसको रिटर्न कर रहे हैं। जब डेटा जेसन में ले रहे हैं तो हम रिटर्न भी किस में करेंगे, जेसन फॉर्मेट में। मैंने लिखा नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। इसका पहला पैरामीटर क्या करता है, पहला पैरामीटर आपका डेटा का होता है, सही है, या मैसेज कुछ भी आप भेज सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अभी एक मैसेज लिख दिया है कि सक्सेसफुल, अभी सक्सेस लिख दिया, सही है, और अभी डेटा में भेज नहीं रहा आगे। दूसरी चीज दूसरा भी मैंने बताया था, कॉमा लेके ये एक और पैरामीटर लेता है। इसमें हम क्या डिफाइन करते हैं, स्टेटस। अब मैंने आपको बताया था पोस्ट के ऊपर एक स्पेसिफिक स्टेटस कॉल होता है, उस स्टेटस का नाम क्या है 201। स्टेटस में बता दूंगा यहाँ पे 201 और 200 में क्या डिफरेंस है? जब हम गेट कर रहे होते हैं सक्सेसफुली गेट होगा 200 और सक्सेसफुली पोस्ट होगा तो 201। सक्सेसफुली पोस्ट होगा तो 201 डीबी में जाके सेव होगा, डीबी में सेव, डीबी में अगर आपने कोई फंक्शन परफॉर्म किया, अगर आप कोई चीज डेटाबेस में सेव कर रहे हैं, डेटाबेस में नहीं भी कर रहे, अगर आप कोई भी चीज अगर बैकएंड के ऊपर भेज रहे हैं सेव होने के लिए, एक मिसाल है हम बैकएंड के अंदर जो डेटा भेज रहे हैं वो सैनिटी के अंदर सेव कर रहे हैं, तो जब हम वो सक्सेसफुली सेव करा देंगे तो हम 201 भेज देंगे फ्रंट एंड के ऊपर और वहाँ पे लिखा है सक्सेसफुली क्रिएटेड, ठीक है। और 200 का मकसद का मतलब क्या होता है, गेट सक्सेसफुली होता है, ओके, ठीक है। ऐसे ही 400 होता है, 400 का मतलब क्या होता है, नॉट फाउंड, 400 नहीं होता वो, 404 नॉट फाउंड, 400 आई थिंक बैड रिक्वेस्ट। बैड रिक्वेस्ट इसलिए यूज करते हैं, तो आप ये तो बताएं ये बताएं आप। जब कुछ चीज डेटा ना मिल रहा हो, डेटा अभी अगर यहाँ पर हम वैलिडेशन लगाएं कि एपीआई के अंदर मुझे यूजर नेम भी चाहिए, ईमेल भी चाहिए, पासवर्ड भी चाहिए, समझे लगी हुई है यहाँ तो पे, बैड रिक्वेस्ट, और फ्रंट एंड से ईमेल नहीं आती, तो बैड रिक्वेस्ट चाहिए, तो बैड रिक्वेस्ट, तो क्या चीज जनरेट करेंगे हम, 400 है, 400 स्टेटस, बैड रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे ना। एक मिसाल है, अगर मैं वहाँ पे बैड रिक्वेस्ट नहीं देता और वो फंक्शन मेरा आगे आ जाता तो क्या होता, आगे उस चीज की जरूरत होती है और वो मिलता नहीं, हाँ वो मिलता नहीं, फिर वहाँ पे इंटरनल सर्वर आ जाता, 500 हो जाता। लेकिन 500 एक मीनिंगफुल एरर नहीं होता, हर जगह पे 500 जनरेट नहीं करते, जहाँ पे जितनी वैलिडेशन चेक्स लगा सकते हैं वहाँ पर लगाते हैं। लेकिन फिर इसके ऊपर स्टूडेंट्स ये सवाल करते हैं, एक मिसाल है सर ये बैकएंड में क्यों कर रहे हैं, तो फ्रंट एंड भी करते हैं ना, फॉर्म फिल ही नहीं होना चाहिए अगर ईमेल नहीं डाली यूजर ने। हाँ वैलिडेशन, एक मिसाल है कि भाई अगर ईमेल डाली नहीं है यूजर ने, फिल ही नहीं की है, तो फॉर्म फिल ही नहीं हो, सबमिट ही नहीं हो, सबमिट ही नहीं हो। हाँ जी। सो क्या जवाब है आपका इस चीज के ऊपर, क्या नहीं, वो यूजर के पास एपीआई थोड़ी होगी। यूजुअली जो भी बंदा काम कर रहा होता है ना, वो अपनी साइड से पूरा काम करता है। एक मिसाल है, हमजा भाई फ्रंट एंड कर रहे हैं, मैं बैक एंड कर रहा हूँ ना, हमजा भाई अपनी साइड से हर चीज़ फ्रंट एंड के ऊपर हैंडल करेंगे, ठीक है, और मैं भी अपनी साइड से बैक एंड के ऊपर सारी चीज़ें हैंडल करूँगा। जैसे इनपुट डेटा इन सैनिटाइजेशन एंड वैलिडेशन आप लोगों ने सीखी होगी कि जो भी डेटा है वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए और वही फॉर्मेट के अंदर डेटा पास होना चाहिए। हमजा भाई ने अपनी साइड से सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर दी फ्रंट एंड के ऊपर, लेकिन एक मिसाल है कि मेरी एपीआई किसी के पास चली गई, फ्रंट एंड से कॉल नहीं हो रही, एपीआई डायरेक्ट कॉल हो रही है, या किसी ने मेरी वेबसाइट हैक कर ली और वो स्क्रिप्टिंग के थ्रू कॉल कर रहे हैं एप्लीकेशन, बॉट अटैक हो गया। बॉट अटैक्स होते हैं ना वेबसाइट्स के ऊपर, फिर क्या होगा, एपीआई से तो डेटा तो फिर भी चले जाएगा मेरा। सो ऐसे केस में हम बैकएंड के ऊपर भी वैलिडेशन लगाते हैं। सो दोनों तरफ वैलिडेशन होगी। अब बैकएंड डिस्कस हो रहा है तो उसकी वैलिडेशन डिस्कस हो रही है, पहले फ्रंट एंड डिस्कस हो रहा था तो उसकी वैलिडेशन डिस्कस हो रही थी, बट जब दोनों चीज़ें एक साथ हो रही होंगी ना तो दोनों जगह पे वैलिडेशन हो रही होगी। ये चीज़ क्लियर है कि जब आप डेटा को वैलिडेट करेंगे तो फ्रंट एंड पे भी करेंगे
और जब आप डेटा को वैलिडेट करेंगे तो वो बैकएंड पे भी करेंगे। क्लियर है? यस सर। सो टू वे वैलिडेशन होती है इसके अंदर। अच्छा, पहले एपीआई को टेस्ट कर लेते हैं, एपीआई हमारा डेटा सही लेकर आ रही है या नहीं आ रही है, फिर इसकी वैलिडेशन देखते हैं। मैंने क्या किया, अभी तक मैंने सिर्फ ये करा है कि यहाँ से रिटर्न करा दिया एक मैसेज और 201 का क्या मतलब क्या होता है, क्रिएटेड, यानी मेरा डेटाबेस में ये डेटा क्रिएट हो गया है। सही है। अब मैं काम करता हूँ, हिट करके देखता हूँ हमारी एपीआई को। हमारी एपीआई कौन सी है, पोस्ट एपीआई है। अब मैं जैसे इसको हिट करूंगा मेरे पास 201 का स्टेटस भी आ गया और मैसेज आ गया क्रिएटेड का। यहां तक किसी को कोई इशू है? ये पुराना प्रीवियस रिपीट करा है मैंने। लेकिन अब एक मसला आ गया यार। अब मैं क्या करता हूं, अब वही फाद भाई वाली बात आ गई मेरे पास। मैं आ जाता हूं, मैंने route.tsx बना दी थी। हाँ, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ और एक काम करता हूँ, डेटा भी भेज के देखता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं डेटा ऐसे ही भेज रहा हूँ ना, ताकि मुझे दिखे। और अब मैं क्या करता हूँ, ये आ गया। यहाँ से मैं पासवर्ड की प्रॉपर्टी नहीं भेजता, मैं सेंड करता हूँ। सर कोमा हाँ, सही। ये क्या हुआ, मैंने तो अभी हम लोगों ने थ्योरी के थ्रू पढ़ा था कि मुझे तो 3 चीज़ें चाहिए। एक तो मुझे क्या चाहिए, यूज़र नेम, एक ईमेल और एक पासवर्ड चाहिए। लेकिन अभी भी मेरा 201 आ गया, यानी सक्सेसफुली अगर मेरा यूज़र क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था और जहाँ फात भाई ने आपको बताया कि आप यहाँ पे हर चीज़ को वैलिडेट करते हो कि आपके पास डेटा पूरा आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, या बस आप ऐसे में ही जाके क्या कर रहे हो, डेटा यूजर बना रहे हो डेटाबेस के अंदर। तो इसके लिए मैंने आपको एक लाइब्रेरी बताई थी, लाइब्रेरी का नाम क्या था, Zord। इसको हाथ के हाथ इंस्टॉल भी कर लेते हैं। इंस्टॉलेशन गाइड ये आ गई। सीधा आपको जाके ये npm इंस्टॉलेशन पे आना, npm पे आके ये Zord चला देना कमांड। सही है। Zord क्या करती है, स्कीमा वैलिडेट, जो भी मेरा फ्रंट एंड से बैक एंड के ऊपर डेटा आ रहा है तो फर्स्ट टाइम उस डेटा को वैलिडेट करेगी या स्कीमा को वैलिडेट करेगी कि यार ये डेटा जो आया है ये मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आया है या नहीं आया है। अगर नहीं आया है तो इसको यहीं से एरर थ्रो कर दो कि भाई ये डेटा सही नहीं आया है। तुम क्या करो, इसको रोक दो, यहाँ पे आगे काम नहीं करना। अगर डेटा सही आ गया तो फर्दर स्टेप परफॉर्म करो। तो मैंने यहाँ पे Zord की लाइब्रेरी वो कर ली, इंस्टॉल कर ली। अब आ जाता हूँ मैं अपने दोबारा पुराने कोड के ऊपर ना, इसको इम्पोर्ट किस तरह कर रहा था मैं। अच्छा ये तो वो है मेरा, सही है। सर आपने अलग से बनाई हुई है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्कीमा बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास स्कीमा में हमने भी डिसाइड करा हमारे पास 3 चीज़ें आएंगी, यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड। अच्छा मेरे पास क्या है, मैंने थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से काम किया, तो मैंने एक वैलिडेशन का एक अलग फोल्डर बनाया है। क्योंकि मैंने क्या किया था, मैंने इसको फ्रंट एंड पे भी हैंडल करना था, बैक एंड पे भी हैंडल करना था। तो मैंने क्या किया, मैंने अलग करे इसका अलग से एक फोल्डर बनाया वैलिडेशन का। और आप लोग भी इसी प्रैक्टिसेस को फॉलो करा करें कि अगर आपको कोई स्कीमा को वैलिडेट करना है तो एक अलग से फोल्डर बनाए। मैंने यहाँ पे लाजमी वैलिडेशन के नाम से एक फोल्डर बनाया होगा, उसके अंदर मेरे पास साइन अप का स्कीमा आ रहा होगा। अब ये देखें, तो हम भी एक काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं, इसको बंद कर देते हैं, यहाँ पर आके ऐप डायरेक्टरी से बाहर क्लिक कर लेना और यहाँ पे आके एक फोल्डर बना लेते हैं वैलिडेशंस का। सही है। अब इधर मैं बनाने जा रहा हूँ साइन अप स्कीमा, schema.ts। सही है। मैंने अभी तक Zord की लाइब्रेरी को यूज़ करा है। तो Zord क्या बोलता है कि सबसे पहले तो तुम मुझे इंपोर्ट कर लो। तो मैं यहाँ से z लिखूंगा क्योंकि ये मेरा कोई भी वेरिएबल का नाम है, फ्रॉम Zord से निकाल लिया। सही है। अब मुझे स्कीमा क्रिएट करना है, अब मुझे कोई भी स्कीमा क्रिएट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, क्या करूँ, कॉपी पेस्ट कर लो,
वैलिडेट करना। अच्छा, मैंने क्या किया है, मैंने डायरेक्ट टाइम बचाने के लिए इसको कॉपी पेस्ट कर लिया है। मैं इसको समझा देता हूँ ये कर क्या रहा है। सही है, मैंने एक वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर z को यूज करा है। z की तमाम फंक्शनैलिटी मेरे z वेरिएबल के अंदर आ गई। सही है, z डॉट ऑब्जेक्ट क्या है, बेसिकली मेरे पास डेटा, जूम करूं, सही है, सही है। मैंने क्या करा, सबसे पहले लाइन नंबर 1 पे z को इंपोर्ट कर लिया। सही है, z की सारी फंक्शनैलिटी मेरे z वेरिएबल्स के अंदर आ गई। ठीक है, उसके बाद मैंने एक फंक्शन, एक वो बनाया वेरिएबल, उसके अंदर मैंने z डॉट ऑब्जेक्ट क्या किया। अब ये बात, इस चीज का ख्याल करें कि हमारे पास जेसन क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, एरे होती है, ऑब्जेक्ट होता है, एरे होती है। तो मैंने क्या करा, मुझे पता चला कि मेरे पास जो भी बैकएंड, फ्रंट एंड से बैकएंड के ऊपर डेटा आएगा तो वो किस फॉर्मेट में आएगा, ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, z डॉट ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं अपनी तमाम प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर देता हूँ। अभी मैं हटाता हूँ इसको। सबसे पहले मैंने लिखा ऑब्जेक्ट के की वैल्यू पेयर, याद है जी, मैंने लिखा यूजर नेम, क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी का नाम क्या है, यूजर नेम है। सही है, मैंने लिखा z। अब ये मैंने आपको पहले उसमें बताया था कि यूजर नेम जो है हमारा स्ट्रिंग फॉर्मेट में होना चाहिए, ऐसा ही है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में होना चाहिए। हो सकता है यूजर वहां से होशियारी करके नंबर भेज दे। तो मैंने यहाँ पे क्या चेक करा, मैंने बोला z डॉट स्ट्रिंग। मैंने बोला भाई जो भी हो ना, मेरे पास यूजर नेम का जो भी आ रहा हो वो यहाँ पे अलग अलग है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में आना चाहिए। यानी पहली चीज तो मेरी क्लियर हो गई कि यूजर नेम जो है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आएगा, इसी वजह से इसने क्या कर दिया, स्ट्रिंग लगा दिया। उसके आगे मैंने एक और लिखा डॉट मिन। ये मिन होता है मिनिमम कैरेक्टर्स। अगर मैं यहाँ पे नहीं लगाऊं तो मसले की बात नहीं है, लेकिन मैंने बोला यूजर नेम जो होना चाहिए वो मिनिमम 3 कैरेक्टर का होना चाहिए। यानी मैंने इसके पहले पैरामीटर में डिफाइन कर दिया, या मैं इसको हटा ही देता हूँ फिलहाल ना। मैंने फिलहाल एक वैलिडेशन लगा दी कि मेरा जो यूजर नेम है वो क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? आगे बढ़ना है। ईमेल, बल्कि कॉपी किया वही है ना, पासवर्ड हटा देते हैं। अब दूसरी प्रॉपर्टी मेरे पास क्या आ रही है, ईमेल। ईमेल के ऊपर भी मैंने सेम चीज चेक करी। मैंने बोला सबसे पहले तो ये चेक करो कि ये जो है ईमेल स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही आ रहा है ना, कोई नंबर फॉर्मेट तो मेरे को नहीं भेज रहा। तो सबसे पहले मैंने ये चेक कर लिया कि ये जो है स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही आना चाहिए। दूसरा, जॉट का एक अपना ही फंक्शन होता है जिसका नाम है ईमेल। इसमें ये चेक करता है कि ये ईमेल ही आ रही है ना, कोई ऐसा तो नहीं है कोई अपने डोमेन भेज दे, जिस तरीके से मैंने आपसे डिस्कस करा था कि hamza.com लिख के भेज दे। तो ये बेसिकली चेक करता है कि ये @ इसके अंदर ऐड है या नहीं है। तो ये इसका अपना बिल्ट इन फंक्शन है, हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। तो दूसरी चीज मैंने क्या चेक कर ली कि मेरे पास जो है ये ईमेल है या नहीं है, और ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ रही है। यहाँ तक क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं। वो तो मैंने चेक करा डेटा हमारे पास किस में आ रहा है, स्ट्रिंग में आ रहा है, स्ट्रिंग में आ रहा है। ठीक है, फिर मैंने चेक करा कि मिनिमम मेरे पास पासवर्ड के कितने कैरेक्टर होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि मिनिमम मेरे पास पासवर्ड के 6 कैरेक्टर होने चाहिए, और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, तो मैंने उसको डिफाइन कर दिया कि मेरे पास पासवर्ड जो है 20 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली ये सिंपल सी वैलिडेशन थी जो हमारे साइन अप स्कीमा के लिए बन रही है। यहाँ पे किसी का कोई सवाल? डॉट लगाना जरूरी है। डॉट से इसको पता चलेगा z डॉट स्ट्रिंग, इसको पता चला कि तुमने मेरे इस जॉड के स्ट्रिंग फंक्शन को एक्सेस करा है। इसी तरीके से मैंने इस फंक्शन को कंप्लीट करा, उसके बाद मैंने चेक करना है ईमेल की वैलिडेशन को। तो लाजमी मैं डॉट लगा के ईमेल लिखूंगा। अगर मैं ऐसे लिखने की कोशिश करूंगा इसको, अगर मैं कॉमा लगा इसको यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ और मैं ईमेल लिखूंगा तो ये एरर देगा। ये एरर क्या देगा, ये बोलेगा यार ये तो मुझे मिल ही नहीं रहा, ये क्या चीज़ है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो लाजमी हमें डॉट लगाना है। बेसिकली ये कहलाते हैं हमारे चेनिंग फंक्शन कहलाते हैं। ये हमारे लिख लेता हूँ दोबारा, डॉट ईमेल। ईमेल सही है। अब इसके नीचे ये ऑब्जेक्ट पूरा बंद हो गया, यानी मेरे पास एक ऑब्जेक्ट के अंदर 3 प्रॉपर्टीज आ रही है। मैंने प्रॉपर्टीज के ऊपर भी वैलिडेशन कर दी है। एक तो मैंने ये चेक करा कि ये प्रॉपर्टीज जो हैं ये मौजूद होनी चाहिए
किस फॉर्मेट में मौजूद होनी चाहिए, प्लस उसके अंदर क्या क्या मेरे पास स्पेसिफिकेशन है जो होनी चाहिए। जैसे मैंने यूज़र नेम पे लगा दिया, सिर्फ स्ट्रिंग फॉर्मेट में मिल जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ईमेल एड्रेस में मैंने चेक करा है, ये तो पहले तो मुझे स्ट्रिंग फॉर्मेट में मिले, लेकिन चेक करो कि ये ईमेल ही है ना, किसी ने अपनी डोमेन तो नहीं भेज दी hamza.com लिख के। इसी तरीके से पासवर्ड के ऊपर भी मैंने यही काम करा कि चेक करो पहले तो ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ रहा हो। दूसरा ये कि मिनिमम 6 कैरेक्टर होने चाहिए पासवर्ड के अंदर, और मैक्सिमम कितने कैरेक्टर होने चाहिए, 20 कैरेक्टर। सही है, ये मेरा पूरा एक ऑब्जेक्ट मुझे मिलेगा। उसके बाद मैंने एक एक्स्ट्रा चीज़ यूज़ करी हुई, अगर आप देखेंगे डॉट स्ट्रिंग। ये डॉट स्ट्रिंग क्या करता है, ये डॉट स्ट्रिंग ये करता है कि ये स्ट्रिक्टली आपके स्कीमा को चेक करेगा कि हर चीज़ आपके स्कीमा के अंदर एग्जैक्टली जो मैंने डिफाइन करी है मौजूद है या नहीं है। अगर मैं ये स्ट्रिक हटा दूंगा ना, तो अगर मैं इसमें से कोई भी प्रॉपर्टी को ऑप्शनल कर दूंगा ना, तो वो ऐसे ही जाने देगा। तो लाजमी हमें क्या लगाना पड़ता है, यहाँ पे स्ट्रिक लगाना पड़ता है। इस तरीके से आपकी स्कीमा की वैलिडेशन होती है। अब मैं इसमें ज़्यादा टाइम वो नहीं करूँगा। आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पे ना आपको हर किसी चीज़ का मिलेगा। अब यहाँ पे स्ट्रिंग पर आ जाते हो तो, या नंबर्स पे आ जाते हो तो ये आपको तमाम दे रहा होगा। मैं यहाँ पे स्ट्रिंग पे क्लिक कर लेता हूँ तो ये स्ट्रिंग से रिलेटेड ना तमाम फंक्शन दे रहा है। सर को याद नहीं था, सर ने यहाँ से कॉपी पेस्ट करे थे। अभी सर ने चेक करा कि मुझे यूज़र नेम स्ट्रिंग फॉर्मेट में मिलना चाहिए, इसी तरीके से था, इसी तरीके से स्ट्रिंग फॉर्मेट में मिल गया। डॉट मैंने लगा दिया मैक्सिमम कि भाई मैक्सिमम 5 कैरेक्टर होने चाहिए। तो ये जॉर्ड के अपने बिल्ट इन फंक्शन हैं, सर ने खुद नहीं बनाई, ये इसमें मौजूद थे। तो अगर आपको अपने हिसाब से स्कीमा की वैलिडेशन करनी है तो आप यहाँ पे आके अपनी स्कीमा की वैलिडेशन कर सकते हो। सही है, मैंने यहाँ पे इसको एक स्कीमा बना लिया। अब ये स्कीमा सिर्फ मैंने बना के रख दिया है। अब मुझे इसको वैलिडेट कराना है कि जब मेरे पास डेटा आए, API से मेरे पास डेटा आ गया, अब इस स्कीमा के थ्रू इस डेटा को चेक करो कि ये डेटा मेरे पास सही आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, या इसमें कोई एरर आ रहा है। तो मैं दोबारा अपनी राउट इसके अंदर राउट की फाइल के अंदर चला जाऊंगा, और मैंने क्या किया है वो मैं भूल गया। मैंने मैं इसी को यूज़ करता हूँ मोस्टली ना, मैंने ये मेरे लीड ने बताया था। लेआउट आ गया, हाँ सही है। क्या ये काम हम जॉर्ड के बगैर कर सकते हैं? कैसे, कौन से मेथड से? नहीं, स्ट्रिंग के अलावा ये पूरी वैलिडेशन की बात कर रहा हूँ, स्कीमा बनाना है मुझे। कैसे? इफ एल्स स्टेटमेंट लगा के, यस ऐसे ही। ये सारा काम हम इफ एल्स स्टेटमेंट लगा के भी कर सकते हैं, बट इसके अंदर क्या होगा, जॉर्ड का स्कीमा खोलिएगा, देखिए इसके अंदर एक यूजर नेम के लिए उन्होंने क्या किया, पहले जो स्ट्रिंग की लगाई है वैलिडेशन चेक, और फिर स्ट्रिंग के अंदर बताया कि वो रिक्वायर्ड है। अगर स्ट्रिंग मतलब कितनी कंडीशन चेक हो गई है, एक तो वो स्ट्रिंग हो और दूसरा वो हो, दो हो, ये दो हो गई यूजर नेम के लिए। ईमेल के लिए कितनी हो गई, सबसे पहले वो स्ट्रिंग होनी चाहिए, फिर एक वैलिड ईमेल के लिए एक पूरी एक उसकी कॉन्फ़िगरेशन है कि वो एक पूरी रेगुलर एक्सप्रेशन होती है ईमेल होने के लिए, तो दो वो हो गई, 4 तो ये हो गई कंडीशंस। फिर पासवर्ड पे कितनी बन रही हैं, पासवर्ड पे 3 ये हो गई, कितने हो गए टोटल, 7 हो गई शायद। अब ये 7 कंडीशन चेक्स मुझे एक जगह पे लिखने पड़ते हैं, जिसकी वजह से मेरा जो कोड होता है वो बहुत लंबा हो जाता, लेंदी हो जाता, बहुत सारी चीज़ें आप कह सकते हैं। तो हमने क्या किया, ये इस तरीके से कुछ दिखता है हमारा कोड, इफ लगाते फिर एल्स इफ लगाते फिर एल्स इफ लगाते फिर एल्स इफ लगाते, इस तरीके से वो चलता जाता। सो हमने क्या किया, सिंपली एक छोटा सा सॉर्ट का स्कीमा लिख लिया। अच्छा अभी तो ये खाली थे, एल्स इफ जब ये भरेंगे ना इसके अंदर डेटा आएगा, सो वो सारी चीज़ें हैंडल करनी भी पड़ेंगी। सो जॉर्ड जो है वो आपको एक ये चीज़ बेनिफिट प्रोवाइड करता है। अब मैं क्या करूँगा, स्कीमा को सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने अभी वहाँ पे स्कीमा को बना के रख लिया है। अब यहाँ पे आके हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, सॉरी वहाँ से एक्सपोर्ट करा था, यहाँ पे आके इंपोर्ट करेंगे। मैंने डायरेक्ट साइन अप स्कीमा को निकाल लिया, सही है। अब मैं बोलूँगा जो भी मेरा डेटा आया है उसको सबसे पहले तो तुम एक उसमें सेव करो, एक वेरिएबल में सेव करो।
और जो भी ये चीज़ आ रही है इसमें कुछ टाइम, जब भी ये स्कीमा मेरा वैलिडेट होगा तो इसमें कुछ टाइम लगता है। तो टाइम लगाने के लिए मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, अवेट का कीवर्ड, सही है। अब मैं लिखूँगा साइन अप स्कीमा डॉट सेव पार्स एसिंग, ये इसका अपना फंक्शन है, क्योंकि मेरे पास क्या है, डेटा आ रहा है एपीआई से। एसिंक इस वजह से लगाया कि मेरे पास डेटा क्यों आ रहा है, एसिंक्रोनस आ रहा है, मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा डेटा आने में, तो मैंने यहाँ पे क्या फंक्शन यूज़ करा है, सेव पार्स एसिंक। ये फंक्शन लिख लेना, जो भी आपने स्कीमा बनाया है उसको आपको चेक करना हो तो कौन सा फंक्शन यूज़ होता है हमारे पास, सेव पार्स एसिंक का। इस फंक्शन को आप कॉल करोगे, इस फंक्शन के अंदर आके आप सिर्फ जो भी आपका डेटा आ रहा है इसको फेंक दोगे, सही है। और अब एक काम करते हैं, अब देखते हैं क्या ये मेरा डेटा सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, सिर्फ मैं रिजल्ट चेक करता हूँ। मैं आ जाता हूँ अपनी एपीआई के ऊपर, थंडर क्लाइंट के ऊपर, और मैं ये देखता हूँ कि मैं अभी क्या कर रहा था। यहाँ पे आके रिक्वेस्ट पे आ गया, बॉडी पे आ गया, मैं यहाँ पे पासवर्ड की प्रॉपर्टी भेज ही नहीं रहा। अब क्या होगा, अब जैसे ही मैंने जॉर्ड लगा दिया तो ये क्या करेगा, ये मुझे यहीं पर रोक देगा। अब मैं इसको चला के देखता हूँ, अच्छा ये चल गया होगा क्योंकि मैंने उसके ऊपर कोई चेक नहीं लगाया हुआ। अगर मैं बैकएंड पे जाके देखता हूँ तो बैकएंड पे ही देखें, अब क्या होता है, ये आपके पास ना ये एरर आना शुरू हो गया। हाँ नहीं आज मैं तो सोते भी नहीं, मैं भी नहीं सोई थी, एंड में मेरी तबीयत खराब है, तो शुक्र है जल्दी आने पहुंचने वाली वही बोल रही हूँ, खोल दिया जानू मशवरा मांगा था मैंने। हाँ सही है, तो तुमने मुझे बताया था ना स्कीम में हिट करा, चल गया, सक्सेस आ रहा है ना अब। हाँ सक्सेस का मैसेज आ रहा है, लेकिन बैकएंड पे एरर आ रहा होगा हमारे पास ना, क्योंकि वो तो हमने सेव करा है। अब हमारे पास अगर मैं बैकएंड टर्मिनल खोलता हूँ, क्योंकि हमारे सारे कंसोल बैकएंड के कहाँ पर आते हैं, टर्मिनल के ऊपर आते हैं। अब मैं यहाँ पे आया तो मुझे पता लग गया कि मेरे पास एक तो डेटा आ रहा है जो मुझे और डेटा मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे आके देखूँ तो मैंने एक कंसोल लगाया हुआ है जो मेरा ये दे रहा है कि मेरे पास डेटा क्या आ रहा है। दूसरा मेरे पास ये आ रहा है कि मैंने रिजल्ट चेक करा हुआ है। अब रिजल्ट पे अगर मैं आके अपना टर्मिनल पे देखूं तो वो एक एरर दे रहा है कि आपका जो वैलिडेशन स्कीमा है वो सही नहीं है, वो सक्सेस दे रहा है फॉल्स, यानी आपका जो वैलिडेशन स्कीमा है उसमें कोई ना कोई मसला है, सही है। अब क्या करें, जब इसने सक्सेस फॉल्स दे दिया है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम खुद से अपना एक रिजल्ट जनरेट करेंगे। हम लिखेंगे रिजल्ट डॉट सक्सेस, अगर फॉल्स है, मैं यह फ्लिप नहीं कर रहा, तो आप यहाँ पे करो एरर थ्रो कर दो। मैंने बोला 400 का मतलब होता है बैड रिक्वेस्ट, और एक बोल दो वैलिडेशन एरर आया मैसेज के ऊपर, और एरर्स के अंदर जो भी मेरे रिजल्ट के अंदर एरर आया ना वो उसको डायरेक्ट शो करा दो। अब मैं डायरेक्ट जाके देखता हूँ अपने थंडर क्लाइंट के ऊपर, पता नहीं मैंने चलाया, यहाँ पे मेरे पास एक एरर आ गया स्टेटस का, क्योंकि मेरा जो था सक्सेस फॉल्स था, मैं पासवर्ड की प्रॉपर्टी भेज ही नहीं रहा था। तो मैंने क्या करा, जॉर्ड के थ्रू अपने स्कीमा को चेक करा, स्कीमा ने देखा मेरे पास पासवर्ड की तो कोई प्रॉपर्टी नहीं आ रही है, तो उसने क्या करा, उसके ब्याह पे फॉल्स रिटर्न कर दिया मुझे कि आपके पास कोई पासवर्ड की प्रॉपर्टी नहीं आ रही है। तो उसके ऊपर मैंने एक स्टेटस जनरेट करा है 400 का बैड रिक्वेस्ट का, और अगर मैं एरर आता हूँ, एरर पे आता हूँ तो मैंने यहाँ पे लिखा था वैलिडेशन एरर, और इसने एक मुझे मैसेज दिया हुआ है। मैसेज में क्या दिया हुआ है, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। इस तरीके से हम अपने वैलिडेशन, अपनी जो स्कीमा को चेक करते हैं वी जॉर्ड के थ्रू, सही है। अब मैं एक काम करता हूँ, पासवर्ड भेजता हूँ, अब इसे मैं 1 2 3 4 लिख के भेजता हूँ। अब मैंने जैसे ही लिखा 1 2 3 4, उसने फिर एरर दे दिया मुझे। उसके एरर देने का पर्पस क्या था,
वैलिडेशन हमने क्या लगाया था कि हमारा पासवर्ड क्या है 6 डिजिट से ज़्यादा होना चाहिए, तो उसने मुझे एरर क्या दिया है, पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6। तो अगर मैं आके देखता हूँ तो मैंने स्कीमा में यही लिखा था, तो आप यहाँ पे आके देखोगे तो इसने बिल्कुल यही रिटर्न करा कि मिनिमम मेरे पास कितने डिजिट्स होने चाहिए पासवर्ड के, 6। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, आप अपने स्कीमा को वैलिडेट करते हो। अब हो सकता है कि मैं ईमेल एड्रेस अलग भेज दूँ, तो ये मैं टेस्ट करा रहा हूँ, उसके बाद फिर आप इस पर घर पर जाके चेक करते रहना। सही है, मैंने hamza.com लिख के भेज दिया। अब जैसे ही मैं सेंड करता हूँ तो वो मुझे क्या कोड भेज रहा है, एक तो वैलिडेशन एरर दे रहा है, उसके बाद क्या दे रहा है, इनवैलिड ईमेल एड्रेस। तो क्या हो रहा है, इससे मुझे पता चल रहा है कि मेरे पास जो है मेरा वैलिडेशन चेक हो रही है और आगे मेरे पास कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। यहाँ पे किसी का कोई सवाल? नो सर आगे बढ़ते हैं। अब एक काम करते हैं, अपनी तमाम रिक्वायरमेंट को पूरा करके देखते हैं। सही है, मैंने पूरा लिखा और आगे भेजा, तो क्या हुआ मेरे पास, सक्सेस, क्योंकि मैंने अपनी तमाम वैलिडेशन को कंप्लीटली फुलफिल करा है। उसके बाद उसने मुझे क्या रिटर्न कर दिया, सक्सेस रिटर्न कर दिया। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? ठीक है, हमारे पास डेटा सही आ रहा है, अब हमें क्या करना है, अब जो हमें डेटा भेजना है उसका पेलोड बनाना है। अच्छा फिलहाल ईमेल वेरीफाई के लिए हम ये करते हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे ना। आ जाते हैं। ओपन टू वर्क का मतलब है कि मैं काम के लिए रेडी हूँ, कोई भी मुझे अगर काम देना चाहे क्लाइंट को तो इस तरीके से इससे आपकी ना मतलब ऑप्टिमाइज हो जाती है। कोई भी सर्च कर रहा होता है ना, जैसे आपने अपनी हमारे पास ना बीक्रिप्ट इंस्टॉल हो गया है। सही है, बीक्रिप्ट का हमें पर्पस भी पता चल गया। बीक्रिप्ट हमारा करता क्या है कि वो हमारे पासवर्ड को या कोई भी हमारी प्रॉपर्टीज होगी उनको हैश कर देगा, चेंज कर देगा। तो सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं बीक्रिप्ट। अब अच्छा मैं बीक्रिप्ट को इंपोर्ट करूँगा ना तो एक एरर आएगा, ये एक एरर आना शुरू हो गया। ये तो दे रहा है नेवर यूज, लेकिन अगर आप नीचे पढ़े ना तो ये एक एरर दे रहा है कुड नॉट फाइंड अ डिक्लेरेशन। क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं तो हमें लाजमी इसकी टाइप्स भी इंस्टॉल करनी है। तो ये हमें खुद ही बता रहा है कि जब भी एरर आए तो आपको एक काम करना है, ये एक लाइब्रेरी दे रहा हूँ, इसको इंस्टॉल कर लो, तो ये तुम्हारे पास जो एरर है ये आना बंद हो जाएगा। हम जाएंगे टर्मिनल के ऊपर, इसकी टाइप्स इंस्टॉल कर लेंगे, जो एग्जैक्ट कमांड दी है वही चला लेंगे। अब ये चल गई कमांड, हमारा एरर चला गया। ठीक है, अब मैंने आपको उसका राउंड बताए थे, मैंने बताया था कि हमारा हैश किस तरीके से काम करता है, राउंड्स के ऊपर काम करता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका राउंड बनाएंगे, इसका नाम रख देते हैं अवेट बीक्रिप्ट डॉट, नहीं राउंड सॉल्ट नहीं, इसके ऊपर होता है जनरेट सॉल्ट, हैश नहीं होता। जनरेट सॉल्ट करेंगे। इसमें हमसे पूछेगा हमें कितने राउंड तक करना है, कितने राउंड तक हमारे पासवर्ड को हैश करना है। तो मैंने आपको अभी क्या बताया था, 11 बताया था मैंने। 11 सबसे ज़्यादा सिक्योर होता है। तो यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, 11 लिख दूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मुझे हैश पासवर्ड बनाना है, तो मैं हैश पासवर्ड को एक वेरिएबल में स्टोर कर दूँगा। मैं लिखूँगा बीक्रिप्ट डॉट हैश सिंक, बल्कि हैश है, सॉरी हैश है बस सर। हैश है, सॉरी
हैश। इसके अंदर ये दो चीज़ें लेगा। पहली चीज़ लेगा कि जिस प्रॉपर्टी को मुझे हैश करना है, अभी मेरे केस में मुझे किसको हैश करना है? पासवर्ड को। तो मुझे पता है मेरे पास डेटा का जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, रिजल्ट का जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, सॉरी डेटा का रिजल्ट कह रहा हूँ, इसके अंदर मेरे पास एक प्रॉपर्टी आ रही है, इसका नाम क्या है? पासवर्ड। और दूसरा मैं यहाँ पे राउंड सॉल्ट डिफाइन कर दूंगा। अब यहाँ पे ना ये एक एरर दे रहा है, एरर ख़त्म हो गया। वो दूसरे पैरामीटर का कह रहे हैं। ऊपर वाले से बता। सर हम यहाँ राउंड शॉट अलग से क्यों बना रहे हैं? वहीं आप क्या- यहाँ पे कर लो, जैसे आपके ऊपर है। अगर आप यहाँ पे चाहो तो डायरेक्ट आके यहाँ पे आप 11 डिफाइन कर दो, अच्छा जी। मसला नहीं है। लेकिन हमारी बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि हम लोग जो है एक वेरिएबल बनाएं, वेरिएबल के अंदर इसके सॉल्ट का जो राउंड है उसको जनरेट कराएं और उसको यूज़ करें। ये आपके ऊपर है, वैसे कोई मसले की बात नहीं है। तो आप यहाँ पे इसको चाहे 11 दे दो या डायरेक्ट आप यहाँ पे इसको राउंड सॉल्ट दे दो, तो ये काम सेम ही करेगा, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन मार्क का आइडिया, ये क्वेश्चन मार्क क्या कर रही है? अभी उसको पता नहीं है ना कि याद है ना, ये ऑप्शनल चेंजिंग कर रहा है। अगर डेटा मिले तो इसको शो करा दो, वरना इनडिफाइंड आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम पासवर्ड देखते हैं अपना कि पासवर्ड क्या आ रहा है और हमारा हैश पासवर्ड क्या जनरेट हो रहा है। रिटर्न करवा देते हैं, रिटर्न करते हैं। रिटर्न डेटा डॉट हैश पास ऑब्जेक्ट ही रिटर्न कर दें सर। पासवर्ड और हमारे दूसरे वेरिएबल का नाम क्या है? हैश पासवर्ड। हैश पासवर्ड। एक काम करते हैं, अपनी एपीआई को हिट करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या है। कचुम्बर का बना हुआ है। एपीआई हिट करते हैं। सर वो साइड बार बंद है। हाँ ना, मैंने इतने मैसेज किए इसको। अच्छा, हाँ, मज़ा ये है कि हमने अवेट नहीं कराया, क्योंकि इसमें टाइम लगता है तो हमें इसको कराना पड़ेगा अवेट। जैसे हम इसको चलाएंगे, अब ये देखें मेरे पास एक आया है कि मेरा जो पासवर्ड था वो क्या था? 1 2 3 4 6 5। लेकिन जब मैंने उसको bcrypt के थ्रू करवाया, bcrypt का दो फंक्शन निकाले। दो फंक्शन कौन कौन से निकाले? मैंने एक फंक्शन यूज़ करा bcrypt.generate_salt। ये क्या करता है? मेरा सॉल्ट यानी एक तरीके का एल्गोरिथम जनरेट कर देता है। मैंने बोला कितने राउंड चलाने इसको? 11 राउंड का मैंने बोल दिया। उसके बाद मैंने बोला जो भी है मेरे पास bcrypt की जो हैश है, ये क्या करेगा? ये मेरा एक फंक्शन है, ये पहली चीज़ क्या लेगा? पहली जिस प्रॉपर्टी को मुझे हैश करना है, जिसको मुझे कन्वर्ट करना है, तो मैंने बताया भाई मेरे पास जो भी पासवर्ड आ रहा है उसको है, उसको कन्वर्ट करना है, और जो भी मेरा राउंड, जितने राउंड्स वो चलेगा, कितने राउंड चलेगा? 11। तो जैसे ही मैंने उसको करा, उसके बाद मैंने इसके रिस्पॉन्स को रिटर्न कर दिया। तो मेरे पास इसका क्या इनपुट आया कि एक मेरा पासवर्ड आ गया, और ये देखिए इससे एक स्ट्रिंग रिटर्न करी जिसके अंदर इसने सारे कैरेक्टर्स रिटर्न कर दिए, जिसके मेरे पास यहाँ पे न्यूमेरिक भी आ गया, मेरे पास स्पेशल कैरेक्टर भी आ गए, मेरे पास इंटीजर स्ट्रिंग भी आ गए। तमाम कैरेक्टर्स को इसने रिटर्न कर दिया। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? नो सर। यहाँ पे आपने इसका सेकंड स्टेप भी कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे ये क्या करा? हमने इसका क्या करा है? पासवर्ड को हैश करवा दिया। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास अभी डेटाबेस तो है ही नहीं, तो हम एक काम करते हैं, डेटाबेस की एक एरे बना लेते हैं। हैश पासवर्ड के कितने कैरेक्टर्स होते हैं? वो मैटर नहीं करता, वो एल्गोरिथम पे डिपेंड करता है। हमने 11 दफ़ा घुमा दिया, उससे ज़्यादा कर, वो उस चीज़ से हमारा सरोकार नहीं होता। वो एल्गोरिथम पे आप क्या डिसाइड कर रहे हो, क्या चीज़ कर रहे हो। आप जैसे bcrypt है, आप कुछ जो चीज़ यूज़ करना चाहे कर सकते हैं। SHA-256 यूज़ कर लें, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ है कि एल्गोरिथम, हम जैसे ये bcrypt है, ये अभी राउंड सॉल्ट क्यों पूछ रहा है? क्योंकि ये इनक्रिप्ट भी कर सकता है, उसको डिक्रिप्ट भी कर सकता है। तो उसको बताना पड़ेगा हमें कि भाई ये 11 दफ़ा घुमाओ डिक्रिप्ट करने के लिए उल्टा। और ये जो शाह वाले जितने भी एल्गोरिथम्स हैं, ये 1 वे इनक्रिप्टेड होते हैं। एक दफ़ा कर दिया तो डिक्रिप्ट नहीं कर सकते आप, ठीक है। सो उसके लिए फिर लॉजिक अलग हो जाती है थोड़ी सी, लेकिन चीज़ें सारी सेम चल रही है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें, ये तो खुद ही चीज़ सीख लेंगे आप लोग, इतना मसले वाली चीज़ नहीं है। मेरी पेंसिल। अच्छा, इसके अलावा किसी का कोई सवाल है? क्योंकि इसके बाद फ़ौरन से रैप अप करेंगे और आगे और भी चीज़ें हैं।
देखें ये हमजा भाई, ये जो ऑब्जेक्ट बन गया ना, इसको पुश कर दें डीबी वाली एरे में, बस आ गया, ये तो बन गया, ये डेटाबेस में पुश हो गया। ये हमारा जो डेटाबेस है ना राइट नाउ, ये अभी हमने डीबी के नेम से एरे बनाई हुई है। ये कोड आपके साथ शेयर होगा। आप लोगों ने इस डीबी की एरे को किससे रिप्लेस करना है? डीबी से, डेटाबेस से नहीं, सैनिटी से। आप लोगों ने ये सारा का सारा डेटा कहाँ पर सेव करना है? सैनिटी से। डीबी डॉट, ठीक है, सैनिटी से इसको रिप्लेस कर दें सैरे को। सही हो गया। और नेक्स्ट क्लास के जब हम आएंगे तो ये सैनिटी वगैरह भी डिस्कस नहीं करेंगे, ये आज की क्लास के अंदर सारी चीज़ें डिस्कस कर दी हैं। हैश कैसे बनता है, सारी चीज़ें नेक्स्ट क्लास के अंदर बैकएंड से रिलेटेड कोई बात नहीं होगी, सारी बातें होंगी ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड। ठीक है, आधा काम हम कर चुके हैं, रजिस्ट्रेशन वाला जो स्टेप है वो पूरा का पूरा हमने परफॉर्म कर दिया है। अब जो मेन ऑथेंटिकेशन का जो स्टेप है ना, वो जो लॉगिन के ऊपर होता है, नेक्स्ट क्लास के अंदर वो डिस्कस होगा। और दूसरी क्या चीज़ होगी? स्ट्राइप। ठीक है, स्ट्राइप की इंटीग्रेशन हायर लेवल पे डिस्कस करेंगे, जितना ज़्यादा कर सकेंगे, जितना टाइम मिलेगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास शायद हमारी आखिरी क्लास है। सर क्या कह रहे हैं आपकी क्लास में? कोड को छोटा करके वाइट करके दिखाते हैं, वाइट करके दिखाते, थीम चेंज करते हैं। बोलने के वाइट करके आएगा नहीं वैसे भी ना, वो रेपो शेयर कर देंगे, सारे लोग हैं तो होंगे ना ग्रुप में, सब लोग हैं ग्रुप में। यस सर। कौन बंदा ऐसा है जो नहीं है? दो बंदे आप आ जाओ तस्वीर रखते हैं। ठीक है, ऑथेंटिकेशन के अंदर रजिस्ट्रेशन का फ्लो हमने कंप्लीट कर लिया। हमजा भाई ने काफ़ी इन डेप्थ डिस्कस किया, जॉड वगैरह के ऊपर भी चले गए, वरना यूजुअली करता नहीं है कोई डिस्कस, लेकिन इन्होंने पूरी एक एपीआई बनाने का जो फॉर्मेट है ना आपको, वो पढ़ा दिया है। एपीआई स्टेटस कोड्स पढ़ा दिए हैं आपको, वैलिडेशन पढ़ा दी बैकएंड के ऊपर कैसे करते हो डेटा को, सारी चीज़ें आपने पढ़ ली हैं। अब ये है कि लॉगिन का जब हम स्टेप पढ़ेंगे तो ये JWT वाला कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर हो जाएगा। फिर उसको नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फ्रंट एंड के ऊपर हैंडल करके भी देख लेंगे थ्रू मिडिलवेयर। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट क्लास।